एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार को जो कहीं पर जा रही होती है और उसके अंदर हीजू, इना और उनका एक छोटा भाई होता है और ड्राइविंग सीट में एक लेडी होती है। वो खुशी खुशी कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और वो गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और उसके अंदर वो सारे के सारे बेहोश होने लग जाते हैं। जब सब बेहोश हो जाते हैं तभी एकदम से हीजू की आँख खुलती है और वो देख रही होती है अपने आगे और पीछे और वहाँ पर सबको खूनम खून हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा डर भी जाती है। वो रो भी रही होती है, सबको बुला रही होती है कि कोई आ जाए, पर कोई आता नहीं है। और हम बड़ी हीजू को देखते हैं जो ये देख रही होती है बाहर से और बोल रही होती है कि ज्यादा तेज चिल्लाओ। छोटी जो हीजू होती है वो चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प के लिए, पर बड़ी जो होती है हीजू वो बोल रही होती है तुम्हें जल्दी तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें लेने के लिए आए। फिर हम दोबारा से हीजू को देखते हैं जो अपने बेड पे होती है, उसकी मम्मी उसे बोल रही होती है कि तुम्हें भी अब बोलना बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज इना के जो पापा है वो हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, तो तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। वो उसे बोल रही होती है और हम हीजू को देखते हैं जो उसे मना करती है, बोलती है कि तुम्हें मना करना पड़ेगा, नहीं तुम्हें मना करना पड़ेगा, पर वो कर नहीं पाती है और फिर रोने लग जाती है वो काफी ज्यादा तेज। और हमें पता चलता है कि हीजू ये सब अपना सपना देख रही होती है और हीजू को कोई बुला रहा होता है हीजू करके। और जब वो अपनी रियलिटी में आंखें खोलती तो उसे सामने की तरफ किसी की लाइट दिखती है और वो और कोई नहीं सायन होता है। जब सायन हीजू को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है भागता हुआ और काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है। फिर हम हीजू की आवाज सुनते हैं जो बोल रही होती है कि जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी और केयर नहीं करी तब तुम ही थे जो मेरे साथ में थे। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी पर फिर भी तुम मेरे को सेव करने के लिए आए थे। हम सायन को देखते हैं जो हीजू के पास आता है और उसको उठाता है जब हीजू बेहोश हो जाती है और हमें हीजू की आवाज आती है जो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा था फिर भी तुम मेरे को हमेशा सुनते थे। वो काफी चीजें बोल रही होती है और अगले ही पल हम उसे देखते हैं हॉस्पिटल बेड में जहाँ पर वो सोई हुई होती है। फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है और सामने की तरफ वो सायन को देखती है। सायन को देखते ही वो रोना स्टार्ट कर देती है और सायन भी काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। वो बोलता है वो जा रहा है पर तभी हीजू से पकड़ लेती है और उसे अपने आवाज से बोलती है कि मत जाओ। जब सायन उसे ये देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज में होता है और हीजू रोने में लग जाती है। तो सायन बोलता है हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी, और वो भी रोने लग जाता है। वो दोनों रो रहे होते हैं काफी ज्यादा और सायन उसे दिलासा भी दे रहा होता है। दूसरी तरफ हम सायन के पापा को देखते हैं जिसमें उनको एक आदमी बता रहा होता है कि सायन के जहाँ पर कैंपिंग के लिए जा रहे थे वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो काफी ज्यादा ही गुस्सा होने लग जाते हैं सायन के पापा की, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ये सुन के सायन के पापा काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, ये तो काफी ज्यादा ही गलत हुआ है, हमसे काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग भी होने लग जाएगी। तभी वो दूसरा आदमी बताने लग जाता है कि हमें लगता है कि ये शायद एक प्लान था, ये शायद सायन को लेता पर ये उस एम्प्लॉय में हो गया है। जब ये बात सायन के पापा सुनते तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा न्यूज बन सकता है और हम काफी ज्यादा ही सिंपैथी गेन कर सकते हैं। तो वो उनको बोलता है कि जाओ स्क्रिप्ट को तैयार करो और वो आदमी चला जाता है। फिर वो तैयार होने लग जाते हैं, बोलते हैं कि मैं कैसा लगूंगा कैमरा में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू को जो टेस्ट करवा रही होती है और बोल रही होती है अपने आप से कि मैं उसके सामने बोल गई अब मैं क्या करूंगी, और मुझे लगता है शायद उसे पता है वैसे भी। फिर वो याद करती है जब सायन उसे बता रहा होता है उसके फोन में दूसरे वाले से करके कि मैंने उसके बैग में फर्स्ट एड वगैरह सब चीज रखी हुई होती है। ये जो उसकी बातों को याद कर रही होती है जब वो व्हील चेयर में जा रही होती है अपने अगले चेकअप के लिए। और फिर जब उसका एक्सरे हो रहा था तो वो सोचती है कि शायद उसको पता चल गया है सायन को, तो मेरे को वो बहुत ही जल्द डिवोर्स दे देगा क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैं बोल सकती हूँ। और वो थोड़ा सिनेरियो भी याद करने लग जाती है जिसमें सायन उसके पास आता है, उसको डिवोर्स पेपर देता है और बोलता है कि अब मुझे तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे पागल बनाया था। और हीजू उसके पैर पे भी गिर जाती है पर सायन उसे बोलता है नहीं मैं दे के रहूंगा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हीजू वापस अपने सेंस में आती है और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो दोजी से बात कर रहा होता है। दोजी भी उसे वही वाली बात बता रहा होता है कि सबको पता चल चुका है और रिपोर्टर्स काफी ज्यादा ही दिक्कत कर रहे हैं। वो ये भी बात करते हैं कि शायद हीजू किसी ने गिराया था और वो सायन के लिए था पर हीजू उसमें बीच में आ गई। तभी सायन बोलता है कि मैंने तुम्हें देखने के लिए बोलता, वो चीज तुमने देख ली? तो दोजी बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया, और वो उसे हीजू का दूसरा फोन देता है। फिर दोजी से बताने लग जाता है कि ये एक एज अ हैकिंग का है और ये किसी के भी लोकेशन को बता सकता है चाहे वो कितना भी ज्यादा ही दूर हो या फिर रिमोटली प्लेस में हो। सायन उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और बोलता है शायद वो इसी वजह से वहां पर तक हमें पहुंच पाया। दोजी ये बताता है कि हमने उसकी भी ट्रैकिंग ले ली, हम पता कर पाएंगे। पर सायन बोलता है कि कितना टाइम लगेगा? तो दोजी बोलता है कि 3 या 2 दिन हमें लग सकते हैं। तो सायन बोलता है चलो ठीक है। फिर हम दोबारा से सायन को देखते हैं जो हीजू के पास जाता है। हीजू जो अपना चेकअप करवा कर आती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो कुछ बोलते नहीं है। तभी सायन उससे बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा चुपचाप की हो, तुम्हें पहले तो बोलने में इतनी दिक्कत हो नहीं रही थी, क्या तुम बोलने दोबारा बंद कर दोगी? वो उसके पास आके बोल रहा होता है पर हीजू कुछ बोलती नहीं है। फिर वो उसको उठाकर उसके बेड पे लेके जाता है और बोलने लग जाता है कि मुझे पसंद है। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हार्ट बीट की जो साउंड है वो काफी ज्यादा पसंद है, और वो उसको बेड पे लेटा देता है। वो उसे उसके कमर में भी सुलाने के बाद बोलने लग जाता है उससे कि कोई बात नहीं, तुम बोल सकती हो, मुझे पता था काफी टाइम से तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा चीजें पता है। ये बात सुनकर हीजू थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो उसे देख रही होती है। तो सायन बोलने लग जाता है कि मुझे वही जो हमें कॉल करता है उसने बताया तुम्हारी लोकेशन के बारे में, शायद उसी ने तुम्हें पुश करा हो, पर उसने मुझे हेल्प भी करी थी। फिर ये बोलने लग जाता है मैं क्या करूँ, उसने मुझे हेल्प भी करी तुम्हारे को ढूंढने के लिए, तो मैं उसको पुलिस के पास छोड़ दूं या फिर क्या करना चाहिए? तभी हीजू बात सुनती थोड़ी सी वो डर जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी हीजू बोलती सच्चाई ये है, पर सायन उसे काट देता है और बोलने लग जाता है कि जो तुम्हें अभी चाहिए वो रेस्ट है, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और बिल्कुल ही ज्यादा रेस्ट करनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी काम करना नहीं चाहिए। वैसे मैं तुमसे काफी ज्यादा चीजें पूछना चाहता हूँ पर मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, तो तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। तो हीजू वर्क के बारे में पूछती है। तो सायन बोलता है कि अभी तुम सिक लीव में हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे एक नया फोन भी देता है और बोलता है कि तुम्हारा जो पुराना फोन था वो काफी ज्यादा ही टूट चुका है, तो
तो इस वाले को यूज करो और मैं कुछ टाइम के लिए भी बाहर रहूंगा, जब तक के लिए ये यूज कर लो। ये कह के सायन वहाँ से चला जाता है और हीजू जब देखती है कि वो चला गया है तो वो जल्दी से अपने बेड से उठती है और अपने सामान में उसी फोन को ढूंढने लग जाती है। जब उस फोन को देखती है तो वो बोलने लग जाती है कि उसे नहीं देखा क्या। फिर वो और भी बातें बोलने लग जाती है कि मैं ये फोन को देखकर तुमसे दूर होना चाहती थी, तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी, और वो अपनी कही हुई काफी सारी बातों को याद करती है जो वो उससे कहती है। पर इसी फोन ने मेरे को तुमसे काफी सारी बातें भी करवाई है, और वो सायन की कही हुई बातों को भी याद करती है। और दूसरी तरफ हम हीजू की मम्मी को देखते हैं जो मसाज करवा रही होती है और वहाँ के वर्कर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो ये भी बताते हैं कि आपकी बेटी आई हुई है यहाँ पर, और ये सुनते ही वो दूसरे कमरे में चली जाती है और सोचती है कि हीजू है और उससे बातें करने लग जाती है। उसे भी बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर आ जाओगी। वो उसे काफी चीजें बोल रही होती है सायन के बारे में भी। तभी वो लड़की उठती है और वो और कोई नहीं इना होती है, वो अपना मास्क उतारती है और वो उसे हंसते हुए देखती है। तभी हीजू की मम्मी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो कार में होता है और उसको दोजी का फोन आता है और दोजी से बोलता है कि इमरजेंसी, आपको ये चीज दोबारा से चेक करनी पड़ेगी जल्दी से। और हम दूसरी तरफ देखते हैं सायन के पापा को जो रिपोर्टर्स को लाकर अपनी काफी ज्यादा ही दुखदड़ी वाली स्पीच दे रहे होते हैं, और उसी बीच में हेक्जिन जो रिपोर्टर होता है वो क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। तो सायन के पापा उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए काफी चीजें क्लेरिफाई करते हैं और वहाँ पर ये चीजें करके वहाँ से जाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम सायन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा फोन कॉल्स आ रखे होते हैं उसी इंसिडेंट के बारे में, और वो काफी चीजें बोल रहे होते हैं कि कुछ पता नहीं है। और उन्हीं बीच में योंगसू होता है, वो काफी ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उन पर चिल्लाने भी लग जाता है। तभी वहाँ पर सायन होता है और सबके फोन कनेक्शन को काट देता है और बोलने लग जाता है कि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें यही चीजें बोलनी है उनके सामने। और वहाँ से वो जा रहा होता है कि तभी योंगसू बोलता है कि हीजू का क्या हुआ है, उसकी हमें टेंशन हो रही है, हमें कुछ चीज तो बतानी पड़ेगी ना। तो सायन उनसे माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि वो ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इना और हीजू की मम्मी को, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और इना उनको ये बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा हो कि मैं हीजू को रिप्लेस करने के लिए आई हूँ, पर मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ हीजू को देखभाल करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम में है और मैं चाहूंगी कि आप भी काफी ज्यादा ही उसको परेशान ना करें। हीजू की मम्मी थोड़ी शॉक होती है, बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो इना बोलती है मुझे पता था। और इना ये भी बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम ही थी जिसने सायन को ये आइडिया दिया था हीजू से शादी करने के लिए। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि इना अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर उसको कुछ रिपोर्ट्स मिलती है, वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम इना को देखते हैं जो बोलती है कि तुम मुझे बस डराना चाहती थी, इससे तुम वहाँ से भगाना चाहती थी। पर हीजू की मम्मी सरप्राइज होते बोलती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। तो इना को पता चलता है शायद वो नहीं थी इस बात के लिए। इना ये भी बोलती है कि अब तुम्हें हीजू को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसको यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई हूँ। हीजू की मम्मी बोलती है हेल्प, तुम ऐसा बोली जैसे कि मैं उसे टेंशन दे रही हूँ, सायन है जो उसको ये चीजें कर रहा है। तो हिना बोलती है तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे नहीं पता, तुम भी उसे ये करना चाहती हो। पर हीजू की मम्मी बोलती है कि मैं ही नहीं हूँ सिर्फ इसमें। और सायन जब इना ये सुनती है वो काफी ज्यादा शॉक में होती है। दूसरी तरफ हम सायन के पापा को देखते हैं जो अपनी न्यूज को देख रहे होते हैं, काफी ज्यादा ही अपनी तारीफ भी कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि सायन अभी तक क्यों नहीं आया। पर तभी वहाँ पर सायन आ जाता है और सायन उन्हें वार्न करने लग जाता है कि आप अगर ये रिपोर्ट्स को बंद नहीं करोगे तो मैं आपको काफी ज्यादा ही मुश्किल में डाल सकता हूँ। तो सायन के पापा बोलते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें ये नाम किसने दिया है, वो चीजें बोल रहे होते हैं। सायन बोलता है मैंने कभी मांगा नहीं था, तो मैं ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। और हम फ्लैश में देखते हैं कि सायन जब खाना खा रहा होता है तो सायन की मम्मी से टोकरी होती है कि हमारा सायन ऐसा नहीं करता था, हमारा सायन वैसा नहीं करता था। और सायन एक बैज पहनता है जिसमें पार्क सायन लिखा होता है और वो काफी ज्यादा चिड़ रहा होता है। फ्लैश खत्म होने के बाद सायन उसके पास आता है और बोलता है कि अगर तुमने ये चीजें बंद नहीं करी तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा बर्बाद कर दूंगा, तो ये चीजें बंद कर लो। सायन के बाबा बोलते हैं तुम्हें अगर तुम कर सकते हो, पर सायन बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर सकता हूँ। उसके बाबा बोलने जाते हैं तुम इतना ज्यादा टेंशन इस विक्टिम के लिए क्यों ले रहे हो। तो सायन बोलता है क्योंकि ये फैमिली है। और जब ये वाली बात सुनते हैं सायन के पापा तो थोड़े से सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं कि कौन, और उनको पता चलता है कि वो हीजू है। तो बोलते हैं कि तुम उसको वहाँ पर क्यों ले गए हो। तो सायन बोलता है कि आपको ज्यादा छुप रहा है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में आपसे पहले वो चली गई है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो चल रही होती है कॉफी लेके, पर यूरी वहाँ पर गिरने वाली होती है कि तभी सांगो उसे बचा लेता है और बोलता है कि चलो जल्दी। और अगले पल हम उन्हें मीटिंग करते हुए देखते हैं उसी केस के बारे में। और हम ये भी देखते हैं कि सांगो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। दूसरी तरफ मीजू को देखते हुए सो रही होती है और वो उसी चीज पे भी अटकी हुई होती है कि मैं कैसे गिरी थी, क्या वो वही था, पर ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपने फोन में भी देखती है और उसको सायन का मैसेज आता है, वो बोलता है कि मैं आने वाला हूँ। तो हिजू से देखती है और फिर उसको मैसेज आता है कि तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो हिजू से लिखने लग जाती है कि मुझे तोबो की चाहिए, और वो मना करने लग जाता है। फिर फ्राइड चिकन वो मना कर देता है। तो हिजू बोलती है फिर मुझसे पूछी क्यों रहा है जब उसे ये चीजें मना ही करनी है। वो काफी ज्यादा ही मुंह फुलाने लग जाती है। और दूसरे हम सायन को देखते हैं जिसे मैसेज मिलता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाने लग जाता है कार की। और मैसेज में देखते हैं हिजू ने लिखा होता है तुम यहाँ पर कब आओगे। और अगले पल हम सायन को देखते हैं जो अनपैकिंग कर रहा होता है, हिजू को उसके सामान दे रहा होता है और हिजू उसको देख रही होती है। फिर सायन उसे कुछ खाने की चीजें पकड़ाता है, फ्रूट्स वगैरह। तो हिजू बोलती है पर अभी तक वॉश नहीं हुआ। तो सायन बोलता है तुम मुझसे ये कह रही है। और हम अगले पल देखते हैं सायन को जो अंगूर के धोखे ला रहा होता है और हिजू से खाने लग जाती है। फिर हिजू से पूछती है कि तुम घर पे कब गए थे। तो सायन बताता है कि मुझे घर पे जाना था क्योंकि मुझे अपने लिए सामान भी लाना था। फिर हिजू बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो सायन बोलता है कि मैं भी तो यहीं रहूंगा। और हिजू सुनती है, बोलती है तुम यहाँ पर क्यों रहोगे। तो सायन बोलता है मुझे यहाँ पर देखना तो पड़ेगा ना, और अंदर की तरफ चला जाता है। बाहर की तरफ हिजू काफी ज्यादा ही टेंशन में होती है और बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों रहेगा, यहाँ पर तो एक ही जगह सोने की, और वो यहाँ पर क्यों आया है। वो काफी ज्यादा टेंशन में रही होती है। तभी सायन आता है और बोलने जाता है चलो हम नहाते हैं। और ये सुनते ही हिजू कंफ्यूज हो जाती है। और अगले पल हम देखते हैं सायन को जो उसके बालों को धो रहा होता है। जब वो उसके बालों को धो रहा होता है तो हिजू से देख रही होती है। उसे थोड़ी दिक्कत होती है पर वो बाद में उसके बालों को धो देता है। फिर हम उसे उसके ड्रायर भी करते देखते हैं बालों को। और सायन उसे पूछ रहा होता है कि ये ठीक है या नहीं है। तो हिजू बोलती
बोलती है ठीक है बस ये ऑकवर्ड है। तो सायन बोलता है कि क्या, तो हीजो बोलती है कि तुम इतना ज्यादा मुझसे नाइस क्यों हो रहे हो। तो सायन बोलता है कि हस्बैंड नॉर्मली ये चीजें करते ही हैं अपनी वाइफ के लिए। उसके ड्राई कर रहा होता है कि तभी उसे गर्दन में मार्क दिखते हैं और वो उस मार्क को देखने लग जाता है। फिर वो ये बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा पछतावा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी चीजें नहीं करी इतने टाइम में। और अगली पल हम देखते हैं उसे उसको बेड में सुलाते हुए। जब उसको बेड में सुला देता है तो वो खुद नहाने के लिए चला जाता है अंदर की तरफ, और हीजो बाहर की तरफ काफी ज्यादा रेस्टलेस हो रही होती है। वो सोच में पड़ती है कि क्या होने वाला है, वो क्यों गया है, और वो सोने का नाटक भी कर रही होती है। जब ही एकदम से सायन बाहर आता है तो वो सोने का नाटक करने लग जाती है दोबारा से। सायन उसके पास आ रहा होता है, हीजो बोलती है कि अभी नहीं। और हम देखते हैं सायन को जो फोन को उठा रहा होता है कि तभी हीजो अपना आंखें खोल देती है और सायन बोलता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो, और हीजो देख रही होती है। सायन अपने फोन को देख रहा होता है और हीजो बोलती है कि मैं सो भी पाऊंगी आज। दूसरी तरफ हम सांगू को देखते हैं जो ऑनलाइन एक लोगों को दिखा रहा होता है, उसके बारे में पूछ रहा होता है कि ये क्या हो सकता है। फिर हम दोबारा से हीजो को देखते हैं जो सो रही होती है पर एकदम से उठ जाती है और वो आसपास देखती है तो वहाँ पर सायन नहीं होता है, और वो टेबल में से उठ के देखती है कि सामने की तरफ सामान वगैरह पड़े हैं पर वो नहीं है। और फिर वो अपने फोन में देखती है और वहाँ पर सायन को कॉल करने लग जाती है पर वो दिखता नहीं है। सायन उसे बोलता है कि तुम सो जाओ, मैं भी वेट कर रहा हूँ एक कॉल का। जब हीजो ये पढ़ती है तो वो सोचने पड़ जाती है क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन को जो टेरेस पे होता है और तभी उसको कॉल आने लग जाता है हीजो का दूसरे नंबर से। सायन को फोन को उठाने बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे भी तुम्हारा वेट करना पड़ेगा फोन को आने के लिए। तो हीजो बोलती है तुम मेरे फोन का वेट कर रहे थे। तो सायन बोलता है कि हाँ पता नहीं, पर तुम्हारी वजह से ही मैं हीजो को पकड़ पाया था उस दिन। तो हीजो बोलती है तुम्हें नहीं पता था, मैं उसे कहता पता उसके बारे में। और वो बोलने वाली होती है कि तुम्हें एक बात बताऊं, पर सायन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चीजें पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम एक लड़की हो जो अपने 20 से 30 के बीच की हो। हीजो ये सुनती है तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। हीजो काफी ज्यादा शॉक में जाती है। तभी सायन उससे पूछने लग जाता है कि तुम प्रिटी हो। जब हीजो ये वाली सुनती है तो बोलती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं प्रिटी हूँ या नहीं हूँ। तो सायन बोलता है मुझे बस फीलिंग है तुम हो सकती हो। तो हीजो बोलती है कि तुम एक मैरिड मैन हो। तो वो हंसने लग जाता है। तो हीजो बोलती है कि तुम हंस रहे हो। तो वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो हीजो बोलती है क्या। तो वो बोलता है कि तुमसे बात करने के लिए, तुमसे ही बात करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ये काफी ज्यादा पीसफुल है। हीजो उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो रही होती है और सायन काफी ज्यादा चीजें बोल रहा होता है। उसे काफी चीजें बोलता है जिसकी वजह से हीजो सोचने पड़ जाती है और बोलती है कि तुम ऐसे हो और वैसे भी तुम मैरिड मैन हो। तो सायन बोलता है वो अभी तक सो भी गई होगी। तो हीजो बोलती है कि तो तुम मुझसे इसलिए बात कर रहे हो। तो सायन बोलता है कि हाँ, और वो ये भी बोलता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है। तो हीजो थोड़ी सी सरप्राइज होती है। तो सायन बोलता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, हम उसको दोनों एक साथ पकड़ेंगे। जब हीजो ये वाली बात सुनती है तो वो सोचने पड़ जाती है और सायन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसके साथ नहीं हो, बस तुम उसका साथ नहीं दे रही हो सकता है कि वो तुम्हें धमकी भी दे रहा हो। और मुझे लगता है कि वही था जिसने हीजो को ऊपर से फेंका था उस दिन। और जब वो उस दिन क्लिफ से गिरी थी तो मुझे काफी ज्यादा ही दर्द हुआ था और मैं चाहता हूँ कि मैं वही रिग्रेट को नहीं करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ और हम दोनों मिलकर उसको पकड़ेंगे और उसको मैं 100 टाइम नहीं, उससे भी ज्यादा ही पेन देना चाहता हूँ। और मुझे जो भी बताना चाहती है उसमें से कुछ भी चीज मत छोड़ना। अगले ही पल हम देखते हैं यूरी को उसके सीनियर दे रहे होते हैं एक रिपोर्ट के बारे में, बोलते हैं कि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा, हमें सायन ने दिया है। और हमें पता चलता है कि यूरी न्यूज दे रही होती है। फिर हम हीजो को देखते हैं जो आ रही होती है बाहर से, तभी उसको नजर जाती है टीवी पे और वहाँ पर टीवी पे आ रहा होता है। सब लोग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और टीवी में पता चलता है कि वो लोग सीरियल देख रहे होते हैं जिसमें चीटिंग के बारे में दिखाया जाता है। फिर हीजो जब वही चीज को देखती है तो वो सायन को भी याद करती है और उसके कॉन्वर्सेशन के बारे में याद करती है। वहाँ पर लेडीज काफी ज्यादा ही शॉक में होती है। तभी वहाँ पर एक न्यूज चैनल लग जाती है जो कि यूरी की होती है और यूरी बता रही होती है उसी इंसिडेंट के बारे में और उसमें जो आदमी है उसके कल्प्रिट के अपीयरेंस के बारे में, उसकी सारी चीजों के बारे में। सायन भी उसमें काफी ज्यादा डिटेल दे चुका होता है और सब लोग उसको देख रहे होते हैं। यूरी ये बोलती है कि ये खुद सायन ने दिया है तो हमें देखना चाहिए, और वो अपीयरेंस के बारे में दिखाते हैं हमें कि उसके मास्क है, उसने ये चीजें हैं। और हम फ्लैश में देखते हैं कि हीजो ने ये चीजें सायन को बताई भी होती हैं। हीजो ये चीजें देख रही होती है तो वो याद भी करती है कि उसने ये चीजें बताई थी। तो ये भी बताते हैं कि वो थोड़ा हकलाते हुए बात करता है और यूरी ये चीजें बता रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन से थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग हो रही होती है पुलिस वाले, और पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो सायन बोलता है मैं चाहता था कि मैं खुद ही पकड़ूं और इस चीज को सॉल्व कर सकूं, पर मैं इसको कर नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि ये कोई तुम्हारा दुश्मन है। तो सायन बोलता है कि मुझे ये नहीं पता, बस मुझे ये चीजें पता है कि उसको मेरे बारे में काफी चीजें पता है, जैसे कि मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा कंपनी क्या है, मेरी ये चीजें वो चीजें, और मेरे प्राइवेट लाइफ के बारे में भी वो जानता है। और उसने ये भी कहा था कि वो हम हैं। और हम फ्लैश में देखते हैं कि सायन को पता चलता है हीजो से कि वो बोलते हैं कि उसने मुझे बोला था कि ये हम हैं। हीजो ये भी बताती है कि वो काफी ज्यादा ही गुस्सा होता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। हीजो ये बताती है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है कि वो ऐसा है जिसने इतनी सारी चीजें प्लान कर रखी है, जैसे कि हैकिंग करना, कार को, फोन को करना, ये की काफी चीजें ही अलग अलग चीजें हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद पुलिस वाले अभी भी उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और सायन उसको सारी चीजें बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम सांगू को देखते हैं जो वही डिटेल्स को देख रहा होता है उसी मैन के बारे में और उसमें ऑड आई के बारे में भी देखता है। दूसरी तरफ हम आदमी को देखते हैं जो सोजू को पी रहा होता है, पर तभी जब वो न्यूज को देखता है तो वो रुक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सायन के पेरेंट्स उसे बोल रहे होते हैं कि तुमने ये चीजें इतनी जल्दी क्यों करी, उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और क्वेश्चनिंग भी कर रहे होते हैं। पर सायन बोलता है कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए था क्योंकि वो हमारे घर के बारे में जानता है और काफी सारी चीजें जानता है और तुम्हें पता ही है कि हमारे घर में कितने सारे सीक्रेट है। ये वाली बात सुनते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। पर तभी सायन बोलता है कि आपको क्या लगता है कि हीजो के बारे में और किसी को पता है। तो वो बोलते हैं फैमिली मेंबर को तो पता है और किसी को नहीं पता है। और वो और भी चीजें बोल रहे होते हैं कि तभी सायन
के पापा बोलते हैं कि ये पक्का तुम्हारे उसी को पता होगा, उसी ने ये चीजें फैलाई होगी, तुम्हारे जो दादा है। तो सायन बोलता है कि मुझे लगता है आपको चुप होना पड़ेगा क्योंकि अभी उन्हीं का ही फोन आ रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी किडनैपर को जो न्यूज को देख रहा होता है और काफी ज्यादा ही गुस्सा भी हो रहा होता है क्योंकि वो पकड़ा गया और वो मैसेज पे किसी से बोल रहा होता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, अब क्या करना पड़ेगा। तो वो मैसेज में रिप्लाई आता है कि तुम्हें अभी उस लड़की से फोन लेना पड़ेगा और पाक सायन को भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। वो किडनैपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों को तो कुछ होगा नहीं, मेरा ही कुछ होगा क्योंकि मेरा फेस रिवील हो चुका है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन को जो हीजू के पापा से बात कर रहा होता है और उनको थोड़ी चीजें बोल रहा होता है और हीजू के पापा भी उसको कुछ बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि तुमने काफी ज्यादा केयरलेस चीजें करी है, इसे करना नहीं चाहिए था। सायन बोलता है कि मुझे जरूरी थी और वहां से जा रहा होता है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो फोन में देख रही होती है काफी अलग अलग न्यूज़ को और वो अलग अलग आर्टिकल्स को भी पढ़ रही होती है कि तभी वो सायन को फोन करती है पर वो उठाता नहीं है। फिर उसको एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है, वो उठाती नहीं है, उसे लगता है कि वही किडनैपर है। तभी उसमें मैसेज आता है, वो उसी किडनैपर का होता है जो बोलता है कि तुमने न्यूज़ देखी, तुम ही थी ना जिसने बताया था, मुझे पता है तुम ही हो, पर मैं वो नहीं था जिसने तुम्हें पुश करा है। तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हें पुश करा था पर मैं नहीं था वो, और मुझे लगता है तुमने मुझ पर बिलीव नहीं करा होगा। अब तुम जब बैकआउट हो ही चुकी हो तो तुम्हें ये फोन को रिटर्न करना पड़ेगा और मैं अभी रास्ते में ही हूँ तो तुम्हें अपना जो डोर है उसे खोलना पड़ेगा। तभी उसके डोर नॉक की आवाज आती है, वो जल्दी से जाके उसे बंद करने लग जाती है। वो काफी डर जाती है, रो भी रही होती है, अपने आप को छुपाकर बैठ रही होती है कि तभी उसे सायन की आवाज आती है और जब सायन गेट खोलता है तो उसके बाद जगह के गले लग जाती है और सायन भी थोड़ा बहुत उसे चुप कराने लग जाता है। सायन से पूछने लग जाता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही है, और वो अंदर लेके चले आता है। अगले ही पल हम देखते हैं सायन को फोन आता है उसी रिपोर्टर का, ह्योकजिन का। वो बोल रहा होता है कि तुमने ये चीजें क्या कर रखी है, तुम्हें मुझे चीजें बतानी चाहिए थी पहले से ही। तो सायन बोलता है कि ये इतनी जल्दी हो गया, मैं बताया नहीं पाया था। वो और भी कुछ चीजें बोलते हैं। फिर हम सायन को देखते हैं जो हीजू के पास आता है और हीजू सो रही होती है। फिर हीजू बोलती है कि मैं ठीक हूँ। सायन से बोलता है कि कोई आया था जो तुम्हें मिलने के लिए, तो हीजू कुछ बोलती नहीं है। फिर बोलती है कि तुम थोड़े थके हुए से लग रहे हो, तुम्हें सो जाना चाहिए, और हीजू बोलती है कि हाँ तुम्हें भी। सायन जा रहा होता है कि हीजू से रोक लेती है और फिर सायन बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, और वो उसी की बेड में उसको खिसकाकर वहां पर सोने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे होते हैं और सो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद हीजू जब देखती कि सायन सो गया तो वो थोड़ा सा चुप चुप के उठ के वहां से जाने लग जाती है उसी फोन को लेकर, और हम देखते हैं सायन जो की जगह हुआ होता है। बार हम हीजू को देखते हैं जो उसी फोन को खोलती है और उस फोन में उसे कुछ दिखता है। पहले तो उसे लगता है कि वो फोन में पता नहीं क्या आ गया है, लाल लाल सा, पर जब वो उसे लाल लाल को थोड़ा सा जूम करती है तो उसे दिखता है कि वो एक सब्सक्राइब का बटन है और वो और कोई नहीं फ्रेम फिक्शन के सब्सक्राइब का बटन होता है। तो वो जल्दी से उसे दबा देती है और उसमें अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने लग जाती है। तो गाइस हमारे 300 सब्सक्राइबर जल्दी करने के लिए सब्सक्राइब बटन को जल्दी दबाते रहिए। फिर हम हीजू को देखते हैं जो टेरेस पे फोन पे देख रही होती है उसी फोन को, और सायन को कॉल करने लग जाती है। जब वो कॉल करती है तो सायन उठा लेता है और हीजू से बोलने लग जाती है कि मैंने न्यूज को देखा, पर मैं एक चीज के लिए क्यूरियस हूँ कि तुमने अभी तक मुझे पकड़ा नहीं है, तो मुझे कब पकड़ोगे, क्योंकि मैंने उसको आखिरकार हेल्प तो करी है ना उस किडनैपर को, तो अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी या फिर इन्वेस्टिगेशन, तुम्हें बताना चाहिए। सायन ये चीजें सुन रहा होता है और हीजू की आवाज आती है जो बोलती है कि तुम्हें ये फोन भी तो चाहिए होगा, वैसे भी ये एक बहुत बड़ा ही एविडेंस है। जब ये सुनता है सायन तो बोलता है कि तुम मुझे दोगी, अगर मुझे जरूरत है तो तुम मुझे दे सकती हो। तो हीजू बोलती है कि शायद अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो मैं शायद तुम्हें दे पाऊँ। तो सायन बोलता है कि तुम मुझे दिखाओगे अपने आप को सामने। हीजू थोड़ी देर के लिए रुकती है, आंखें बंद करती है और बोलती है ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए रेडी हूँ, और सायन चुप रहता है। फिर हीजू बोलती है कि मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगी, और सायन फिर चुप रहता है। फोन कटने करने के बाद हीजू अंदर की तरफ जाने लग जाती है और वो बोलती है अपने आप से, तुम कौन सा एक्सप्रेशन दोगे जब तुम मुझे देखोगे कि मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ इतने सारे खेल खेले, तुमसे ये चीजें बातें करी थी मैंने, तुम मुझे छोड़ दोगे या फिर अवॉइड करोगे या फिर क्या हो सकता है मुझे पता नहीं है। हीजू अपने रूम के बाहर होती है और बोलती है कि अब वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और वैसे भी अब मैं तुमसे भागूंगी नहीं, मैंने काफी ज्यादा ही स्ट्रगल करने दिया है तुम्हें, अब मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगी। अब अपने रूम से अंदर जा रही होती काफी ज्यादा ही हिचकिचाते हुए, डरते हुए, और जब अंदर जाती है तो रूम उसे खाली दिखता है। वो इधर ढूंढने लग जाती है और फिर फोन भी करती है सायन को और बोलती है कि तुम कहाँ पर हो, और अगले ही पल हम देखते हैं सायन का उसे आवाज आती है जिसमें वो बोलता है कि मैं तुम्हें जहाँ पर कहूंगा तुम्हें वहाँ पर मिलने आना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं हीजू को जो एक जगह पर जाई हुई होती है और फोन पे बात भी कर रही होती है सायन से। वो बोलती है कि तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो सायन बोलता है कि क्यों तुम यहाँ पर पहले आ चुकी हो। तो हीजू बोलती है कि हाँ मैं आई थी यहाँ पर जब ये पहली बार ओपन हुआ था, और वो याद करती है उसी एक्सीडेंट के बारे में, और उस दिन के बाद से ये फॉरबिडन हो गया था हमारे घर पे वर्ड। फिर वो आगे बढ़ रही होती है और सायन से बोलता है कि तुम इस जगह पर मुझे मिलो, और हीजू वहाँ पर चली जाती है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है, उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर जाना चाहोगी, और हीजू उस झूले में जाकर उस झूले में झूलने लग जाती है। और वो याद करती है अपने बचपन में कि वो इना के साथ कितना झूला करती थी और वो काफी ज्यादा खुश थे दोनों के दोनों। वहाँ पर उनका छोटा भाई भी उन्हें हाय कर रहा होता है और हीजू झूले में झूल रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हीजू जब झूले से उतर जाती है तो वो दोबारा से कॉल करती है, पूछती है कि अब कहाँ पर आना है। तो सायन बोलता है कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है, तुम आइसक्रीम वाली जगह पे जाओ, और आइसक्रीम वाला से आइसक्रीम पकड़ा देता है। जो आइसक्रीम खा रही होती है और उसका बचपन वाला सेल्फ भी आइसक्रीम को खा रहा होता है, वो दोनों बैठे हुए होते हैं। फिर हीजू दोबारा से उसको कॉल करती है और पूछने लग जाती
है कि अब कहाँ पर, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तो सायन बोलता है तुम्हें अपने फ्रेंड पे कुछ दिख रहा है? तो हीजू अपने फ्रेंड पे देखने लग जाती है, उसे टावर ऐसा दिखता है और हम देखते हैं वो जा रही है जिस टावर पे ही सामने की तरफ। टावर पे पहुंच जाती है तो बोलती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो सायन बोलता है कि हाँ वेट करो वहीं पर ही। हीजू फोन पे भी होती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो सायन बोलता है कि मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए कर रहा हूँ, वैसे भी मैं इस टाइम के लिए काफी ज्यादा ही वेट कर रहा था, तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे सामने काफी ज्यादा स्टिफ रहो। तो हीजू बोलती है कि तुम ज्यादा ही इतना ज्यादा अपने होप को वो मत करो, बढ़ाओ मत, तुम शायद मुझे देखना भी नहीं चाहते होगे, ये भी नहीं सोचा कि मैं होंगी वो, तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम सरप्राइज नहीं होगे, मुझे लगता है कि तुम शॉक होगे काफी ज्यादा ही और डिसअपॉइंटेड भी, ये भी हो सकता है कि तुम काफी ज्यादा अकेला महसूस करोगे जब तुम ये देखोगे मुझे। तो सायन बोलता है तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, पर हीजू वहाँ पे रो रही होती है और बोलती है कि पर मुझे अपने बारे में ही चिंता हो रही है, तुम्हारे बारे में नहीं। सायन बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा और मैं काफी ज्यादा ही कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें कुछ भी चीजें देखने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम अपने आप को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेती हो, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है। हम देखते हैं हीजू को जो सुन रही होती है, तभी उसके पीछे सायन आ जाता है और वो ये भी बोलता है सायन की ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फिक्स करता है होंग हीजू। और हीजू से देखती है पीछे मुड़ के तो वो सायन होता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। सायन फोन को उठा लेता है और बंद करता है। हीजू से अभी भी देख रही होती है और सायन से बोलता है कि तुमने जो भी हार्ड वर्क करे उसके लिए थैंक यू। जब हीजू से देखती है तो वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ पता था, और हीजू रो भी रही होती है तुम्हें कब से पता था, मतलब तुमने ऐसा मुझे क्यों करा, तुम्हें मतलब बताना चाहिए था। वो काफी ज्यादा ही पैनिक भी कर रही होती है, तुम मुझे अब तो नफरत करते होगे। पर सायन बोलता है कि मैं तुम्हें नफरत नहीं करता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें नफरत कैसे कर सकता हूँ। वो दोनों रोने लग जाते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा ही और काफी ज्यादा इमोशनल सीन भी होता है। सायन ये भी बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे पसंद नहीं करता हूँ और ये ऐसे कैसे भी हो सकता है मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता हूँ। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं काफी ज्यादा इमोशनली और आगे बढ़ते ही वो एक दूसरे को किस करते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सायन को जो अनपैक कर रहा होता है सामान को और जब वो एक चीज लगाता है और उसे ड्रॉर में रखता है तो उसके सामने कुछ फोटोज दिखती हैं जिसमें वो हीजू को देखता है जो छोटी होती है और उस फोटो के पीछे वो टावर की फोटो होती है और वो बातें याद करता है जो उसने हीजू के साथ करी होती है उस टावर में। फिर अगले ही पल हम उसे देखते हैं खाना बनाते हुए और जब उसे प्लेट में सर्व कर देता है तो वो हीजू को दे देता है। हीजू जब उसे खाती है तो वो उसको तारीफ करने लग जाती है और वो उससे पूछने लग जाती है कि मुझे पूछना था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे कुक की हो। तो सायन स्माइल करता है और फिर हीजू ये बोलती है कि अब बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो सायन बोलता है कि क्या? तो हीजू बोलती है कि अभी थोड़ा घर जैसा लग रहा है। फिर सायन बोलने लग जाता है हाँ मुझे भी लग रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहले जेल जैसा लगता होगा जब मैं यहाँ पर था पर फिर भी नहीं था। वो ये भी बोलती है कि हम ना ही एक साथ खाते थे, ना ही एक साथ बात करते थे, ना ही आई कांटेक्ट करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो सायन उसे देखने लग जाता है और वो बोलता है हाँ तुम्हें बहुत ज्यादा ही ऐसा फील होता होगा, पर मेरे लिए वो घर एक काफी ज्यादा ही अच्छा था क्योंकि। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं उसकी आवाज आ रही होती है, वो बता रहा होता है कि जब भी मैं घर पर आता था तो मैं देखता था कि खिड़की की जो लाइट्स है वो खुली हुई है और जब मैं लिविंग रूम में आता था तो वहाँ पर तुम होती थी। और हम देखते हैं हीजू को जो सो रखी होती है और वो उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर वो ये भी बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे लगता था कि मेरे आसपास की जो शोर शराबा है वो कम हो चुका है और मैं काफी ज्यादा ही पीसफुल महसूस करता था। फिर वो यही बोलता है कि तुम्हें याद जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स मत रखना। और हम फ्लैश में देखते हैं जब वो उसे बोल रहा होता है तो हीजू बोलती है कि हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही रूड थे। फिर सायन बोलने लग जाता है वो इसलिए रखा था क्योंकि मेरा भी कुछ सीक्रेट है और मैं चाहता था कि तुम उस सीक्रेट से दूर रहो, तो इसलिए मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी थी लाइन को। हीजू सुनती है, फिर वो याद करती है फ्लैशबैक में जब वो बोलता है कि तुम मेरे प्लान का पार्ट नहीं थी। फ्लैशबैक को याद करने के बाद हीजू से पूछने लग जाती है तो तुम्हारा कोई प्लान था, तुमने बताया था मुझे, तो वो कौन सा प्लान है? तो सायन बोलता है जब टाइम आएगा मैं तब बताऊंगा, अभी नहीं। फिर हीजू से बोलती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बात बतानी है सारी की सारी। और हम देखते हैं वो उसे उसी अननोन नंबर का मैसेज दिखाती है और सायन बोलता है कि कोई बात नहीं मैं इसको ट्रैक कर लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हीजू बोलती है फोन के बारे में तो सायन बोलता है और वो जो फोन है उसका मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं उसे पुलिस को दूंगा, हम उसे ऐसे ही रखेंगे। हीजू बोलती है चलो कोई बात नहीं हम रिवील कर सकते हैं, पर सायन बोलता है कि नहीं हमें नहीं करने की जरूरत है। तो हीजू उसकी बात भी मान जाती है। फिर सायन बोलता है कि वैसे अब मैं काफी ज्यादा ही सैड हूँ क्योंकि अब हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले हम इस फोन के थ्रू काफी ज्यादा अच्छे से बात कर पाते थे। वो स्माइल भी करता है और वो ये भी बोलता है कि जब तुम फोन पे थी तुम ज्यादा ही अलग तरीके से बोल सकती थी, पर अब पता नहीं तुम बोलोगी या नहीं बोलोगी। और वो ये भी बोलता है कि वो जो तुम्हारा कॉस्ट्यूम था, तो हीजू बोलती है कि क्या? सायन अंदर जा रहा होता है कि हीजू उसे रोक लेती है। फिर वो उसको देखती है अलग हो रही होती है लेकिन सायन उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। फिर हीजू बोलती है वैसे मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ अभी भी कि तुमने मेरे सारे जो सीक्रेट्स है उसको मान लिया है। तो सायन उसको गले लगा लेता है और मन में बोलता है कि पता नहीं तुम मेरे सीक्रेट्स को मान भी पाओगे या नहीं। दूसरी तरफ हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो बैठा हुआ होता है। फिर उसे उसके मास्टर का मैसेज आता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने फोन ले लिया है, पर वो किडनैपर बोलता है कि नहीं मैं नहीं ले पाया हूँ। फिर वो मास्टर पूछने लग जाता है क्यों, और हम फ्लैश में देखते हैं वो कार में जाता है हॉस्पिटल में लेने के लिए, पर उसे दिखता है कि वहाँ पर पुलिस है तो वो छुपने लग जाता है। और फिर वो जो छुप रहा आता है तो उसे सायन भी दिखता है सामने की तरफ और किडनैपर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब वो चीज देखता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें कुछ फ्लावर्स होते हैं तो वो कुछ आइडिया लगाता है और हम देखते हैं सायन को जो एलिवेटर में चढ़ता है। तभी फ्लावर को देने वाले कुछ लोग आते हैं, उसको रुकवाते हैं एलिवेटर में और वहाँ पर एक बूढ़े अंकल भी होते हैं जो सायन से बात करने लग जाते हैं क्योंकि वो उन्हें पहचान लेते हैं। और पीछे की तरफ हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो उसको देख रहा होता है। फिर वो उसके
पास भी आता है और उसकी कुछ चीजों को नोटिस भी करता है, घड़ी को, और फिर वो उसके पास जाकर उसको स्मेल भी करता है और हमें उसकी आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो स्मेल भी कितना ज्यादा ही अच्छा करता है। और हम फ्लैश में खत्म होने के बाद देखते हैं उसी किडनैपर को, वो बोलता है कि तो मैं सिर्फ उसका फोन ही नहीं, मैं उससे वो सारी चीजें ले लूंगा, उसकी स्मेल तक भी। वो ऐसा उस मास्टर को लिख के भेज देता है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो सोकर उठती है और अपने फोन को देख रही होती है, उसमें टाइमिंग को। तभी वो अपने बेड से उठ के बाहर की तरफ जाती है और वो साइन को रूम के बाहर होती है। तभी वो जब रूम खोलती है तो उसमें कोई भी नहीं होता है और वो साइन को कॉल भी करने लग जाती है पर कॉल लगती नहीं है। फिर वो रोने वाला भी मुंह बनाने लग जाती है और जब साइन फोन नहीं उठाता है तो वो काफी ज्यादा ही रोती भी रहती है। और हम देखते हैं वो उसका सिर्फ सपना होता है और वो अपने सपने से ही उठकर रोने लग जाती है। तो वो बाहर की तरफ आती है और देखती साइन नहीं है। फिर उसके रूम के बाहर होती है, थोड़ा हिचकिचाती है कि वो खोले या ना खोले, और जब वो खोलती है तो साइन उसके सामने होता है। तो उसके पास जाती है, उसके बेड में उसको देख रही होती है। फिर उसे दिखता है कि वो थोड़ा मूवमेंट कर रहा है तो वो जा रही होती है कि तभी साइन उसको उसके बेड पे ही खींच लेता है और उसको अपने साथ सुला देता है। फिर उससे क्वेश्चन करने लग जाता है कि वो ठीक से सोई या नहीं सोई। तो वो बोलती है कि हाँ। और फिर हीजू पूछती है कि तुम वर्क के लिए नहीं जाओगे। तो साइन बोलता है कि मैंने 3 साल से पूरे टाइम वर्क ही करा है, तो मैं जब कुछ टाइम के लिए हॉलीडे लूंगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर वो हीजू से पूछता है कि तुम्हें कुछ करना है। तो हीजू बोलती है मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि हम ये सारी चीजें एक साथ करेंगे। और हम देखते हैं उसकी इमेजिनेशन में जो अपने कलीग के साथ होती है तो वो बोलती है कि मैंने कभी कभी ये इमेजिन करा है कि हम एक पार्क में होंगे और वहाँ पर पिकनिक कर रहे होंगे, हम उसे पिकनिक करते हुए देखते हैं जैसा सब एक साथ करते हैं। और जब वो जॉगिंग पे जा रही होती है तो वो देखती है कि वो साइन के साथ एक कुत्ते के साथ जॉगिंग पे होती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वो उन्हें जाते हुए देख रही होती है। उसकी इमेजिनेशन खत्म होने के बाद साइन पूछता है कि तुमने कब से ये इमेजिन करना स्टार्ट करा है। तो हीजू बोलती है शायद मैंने। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जब साइन उसको लेने के लिए आता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि उसकी वाइफ है। तो साइन पूछता है कि तुम मुझे उस टाइम से पसंद करती हो। तो हीजू बोलती है ऐसा नहीं है, और वो थोड़ा हंसती भी है। पर साइन बोलता है कि पर मैं तुम्हें काफी टाइम से पसंद करता हूँ, उससे भी पहले। और वो एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं कि तभी उसका फोन बजने लग जाता है। जब वो फोन में देखता है तो उसको उसके कलीग का फोन आता है और वो बोल रहा होता है कि आपको जल्दी से ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ अर्जेंट है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ साइन को पापा को जो जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने कुछ रिपोर्टर्स आते हैं उनसे क्वेश्चन करने के लिए, और उनमें ह्योकजिन रिपोर्टर भी होता है जो क्वेश्चन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ बुके आते हैं बड़े बड़े से और उनमें लिखा होता है, उसमें साइन के दादा और उसके पापा का नाम लिखा होता है। और वो ये बोलता है कि मुझे पता है कि सायन ने क्या करा है। सायन के पापा उस चीज को देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन को जो अपने ऑफिस में आता है और देखता है कि वो पूरा खाली है। कि तभी उसके कलीग्स जो होते हैं जल्दी से निकलते हैं, कुछ अपने हाथ में बोर्ड को लेकर और उसमें चेयर अप करने वाले वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। सायन वो देखते ही थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है और फिर उसके कलीग्स उनसे चेयर अप करने लग जाते हैं। वो चेयर अप कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दोजी आ जाता है और वो बोलता है किसी प्रॉब्लम के बारे में। और अगले पर हम देखते हैं वो सायन को बता रहा होता है कि ये हमने ट्रैक करा है और ये लोकेशन है वहाँ की। तो सायन वो ले लेता है और बोलता है कि ये पुलिस को मत बताना और भी फिलहाल के लिए केयरफुल रहना, और तुमने अच्छा काम करा। और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम संगवू को देखते हैं जो उसी ऑर्फनेज में जाता है और वहाँ पर उसकी मॉम जो होती है वो बोल रही होती है कि जो तुमने पूछा था उस केस के बारे में क्या हुआ। तो संगवू बोलता है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर उसकी जो मॉम होती है वो पूछने लग जाती है कि वो लड़की नहीं आई तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो संगवू बोलता है कि कौन, वो जो आई थी पिछली बार। तो संगवू बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलती है अच्छा, लेकिन वो दूसरी वाली भी नहीं आ रही है, हीजू जो तुम्हें पसंद थी। तो संगवू बोलता है कि आपको पता था। तो उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि हाँ मुझे पता था कि तुम उनको काफी बार लाए थे यहाँ पर। और वह हीजू के बारे में पूछने लग जाती है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो बैठी हुई होती है और उसकी मम्मी वहाँ पर आती है। वो आते ही हीजू को काफी चीजें बोलती है सायन के बारे में और इना के बारे में बोलती है। जब वो इना के बारे में बोलती तो हीजू कुछ चेक नहीं करती। तो वो बोलने लग जाती है कि तुम्हें मतलब इना के बारे में पता था और तुमने बताया भी नहीं। वो वार्निंग कर रही होती है इना के बारे में कि तभी हीजू को मैसेज आते उसे किडनैपर के। और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें याद है सिस, मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि तुम्हें सायन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसकी मम्मी बोल रही होती है पर हीजू सिर्फ उसे मैसेज में ध्यान देती है, तुम्हें जानना है। फिर उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है और वो उसे एक वीडियो भी भेजता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते जो कार चला रहा होता है कि तभी उसे रिपोर्टर का फोन आता है और वो रिपोर्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें मैसेज भेजा है, उसमें फोटोज को देखो। और वो नहीं बड़े बड़े फोटोज को देखता है बुके वाले, उसमें लिखा भी होता है उस चीज के बारे में। तो रिपोर्ट पूछने लग जाता है कि ये कौन है जो तुमसे इतना ज्यादा ही बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो सायन बोलता है कि मैं वही देखने जा रहा हूँ। तो रिपोर्टर पूछता है कि कहाँ पर। और दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो उसी वीडियो को देख रही होती है। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि वो सायन को फोन करे या ना करे, पर वो रुक जाती है और वो देखती है कि उसके फोन में सांगवू का मैसेज आता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। फिर हम सांगवू को देखते हैं जिसको रिप्लाई आता है हीजू का और वो पूछती है कि हाँ ये काफी टाइम की बात है। और फिर हीजू लिखने लग जाती है कि तुम भी ठीक हो या नहीं हो, पर मैं तुमसे भी मिलना चाहती हूँ। तो सांगवू बोलता है कि अभी। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू और सायन के पापा को। जो सायन के पापा होते हैं वो काफी चीजें उनसे बोल रहे होते हैं कि अभी तक आपने एक चीज को हैंडल नहीं करा है। वो उन्हें अपने पुराने टाइम के लिए धमकी दे रहा होता है, पर हीजू के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि पर मैंने उसके बदले तुम्हें काफी चीजें दिए भी हैं, इसे तुम बोल नहीं सकते हो। और वो ये कहकर वहां से जा रहे होते हैं कि तभी सायन के पापा बोलते हैं कि पर तुम्हें मुझे कुछ
कुछ रिपे नहीं करना चाहिए जो तुमने मुझे 3 साल से एक उधारी पे रख रखा है। और हीजू के पापा उसे देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू और सांगवू को जो बात कर रहे होते हैं और हीजू उसी केस के बारे में पूछती है, मिसिंग वाले के बारे में। तो सांगवू बोलता है अच्छा तुम्हें जानना है। दूसरी तरफ हम सायों को देखते हैं जो एक जगह पर जाता है और वहाँ पर अंदर घुस के वो इधर उधर देख रहा होता है। वो एक रूम के बाहर होता है और वहाँ पर गेट खोल के अंदर जा रहा होता है कि अंदर जाते ही उसको दिखता है कि प्रोजेक्टर खुला होता है और उसमें वही सेम वीडियो चल रही होती है और उसमें कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर तभी वीडियो खत्म होने के बाद कुछ वर्ड्स आते हैं कि तुमने ये करा, तुम ही हो जो किलर हो पार्क सायोन। फिर वापस से वीडियो चलने लग जाती है और उस वीडियो में सायोन देखता है कि नीचे की तरफ एक न्यूज होती है जिसमें मिसिंग ऑर्फन केस होता है जो सांगवू कर रहा होता है फाइंड आउट कि तभी उसको कुछ आवाज आती है सायोन को और बाहर की तरफ देखने लग जाता है। बाहर की तरफ हम सांगवू और हीजू को देखते हैं जो उसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं और सांगवू बता रहा होता है कि वो यही जगह पर है। वो कुछ चीजें बोल रहा होता है और हीजू को याद आती है कि हाँ इन दोनों ने पहले ही बात करी थी। फिर सांगवू बोलता है कि चलो हम चलते हैं और सुबह के टाइम में आएंगे। जब सायोन बाहर की तरफ आता है और देखता है कि वो हीजू और सांगवू है, वो देखता रहता है। फिर हम देखते हैं सांगवू और हीजू को जो जा रहे होते हैं कि तभी हीजू को फोन आता है सायोन का और हीजू उस फोन को रख रही होती है। पर सांगवू बोलता है कि तुम बात कर सकती हो, पर हीजू बोलती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो सांगवू बोलने लग जाता है कि मतलब किसी और को भी पता है। तो हीजू बोलती है मतलब। तो सांगवू बोलता है मतलब कि तुम बात कर सकती हो, मुझे भी पता है। कि तभी उनको पीछे से कुछ हॉर्न की आवाज आती है और हम देखते हैं वो सायोन होता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर वो हीजू को फोन करता है पर हीजू उठाती नहीं है। फिर वो अपने कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और जब वो ओवरटेक कर ले तो वो आगे की तरफ कार को पार्क कर देता है। सांगवू हीजू को बाहर निकलने के लिए मना करता है और सायोन अपनी कार से निकलकर हीजू के पास आता है। सांगवू उसका हाथ पकड़ता है रोकने के लिए पर हीजू बाहर निकल जाती है। सांगवू उसे रोकने के लिए भी आता है पर सायोन बोलता है कि तुम रोक नहीं सकते हो और वो अपनी कार में उसे बिठाकर आके वापस सांगवू से बोलने लग जाता है कि तुम हीजू को ऐसी जगह पर कभी लेकर मत आना और कभी उसके पास भी मत आना। तो सांगवू बोलता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है हीजू से। तो सायोन बोलता है कि तुम मुझे पहले जवाब दो कि जो तुम ये सारा इंसिडेंट कर रहे हो, इसकी खोज वगैरह, ये तुम इसके बारे में कितना जानते हो, तुमने अभी तक उस कल्प्रिट को जाना। तो सांगवू बोलता है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो सायोन बोलता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, तुम्हें इसका जो कल्प्रिट है तुम्हें पहले से पता है, तुम बस क्या करना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो, तुम इसलिए इसको कर रहे हो। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम इसमें हीजू को बीच में ना लाऊं। और वो उसे वार्निंग करके वही केस को रोकने की कोशिश करता है और वो ये भी बोलता है कि ये सारी चीजें किडनैपिंग वगैरह, एक्सप्लोजन वगैरह सब चीजें जब से हुई हैं, जब से तुम इस केस के बारे में बात करने लगे हो, मुझे पता है। वो ये कह के अपनी कार में चला जाता है। हम सांगवू को देखते हैं जो उसको देख रहा होता है। फिर जब सायोन और हीजू जा रहे होते हैं कार में तो सायोन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तो हीजू बोलती है कि इसकी वजह से वीडियो दिखाने लग जाती है। तो सायोन कार को रोकता है एक जगह पर और उसी वीडियो को देखने लग जाता है और उसके अननोन नंबर के मैसेज को भी पढ़ता है। फिर जब हीजू उसके पास आती तो बोलने लग जाता है कि तुम इस वजह से गई हो यहाँ पर, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, तुम डरी हुई थी। वो ऐसा हीजू पूछता है तो हीजू बोलती है कि हाँ मैं डरी हुई थी। तो सायोन से देख रहा होता है और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो सायोन पूछता है ऐसा क्यों, तुम काफी ज्यादा ही डरी हुई हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कोई ऐसा सीक्रेट जान जाओ तो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगे। फिर हीजू उसकी बात सुन रही होती है कि तभी वो बोलती है कि हाँ मैं डरी हुई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ ना जान लूं कि जिसकी वजह से कि तुम मुझसे दूर भाग जाओ और तुम मुझे बिल्कुल भी माफ ना करो। वो काफी चीजें बोलती है कि मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। वही चीजें बोलती है काफी ज्यादा रोते रोते और वो ये भी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगले ही पल कहीं चले जाओगे। और वो ये भी बताती है कि मुझे लगा था सुबह सुबह कि तुम हो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा सपना आया था। और वो सपने के बारे में भी याद करती है। वो जब रो रही होती है और सायोन की बातों को सुन रहा होता है तो वो उसके पास आता है, उसे गले लगा लेता है और वो ये बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बिलीव करवाऊं, मैं ऐसा क्या करूँ। तो हीजू उसको सामने देख के बोलती है कि तुम मुझे सारी चीजें बता दो जो कि तुम्हें बतानी चाहिए, मैं सारी चीजों को जानना चाहती हूँ। ऐसा रोते रोते बोल रही होती है। फिर सायोन बोलता है कि तुम क्या करोगी अगर जो सायोन तुम्हें पता है कि वो ऐसा ना हो और बल्कि इस दुनिया से चला जाए। मैं सारे टाइटल वगैरह, नाम वगैरह और जैसे कि मैं अपने पापा और अपने ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन या बेटा ना रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हो तो बस ये याद रखना कि जो शायद तुम जानती हो वो है और बाकी कुछ भी नहीं है। वो ऐसा बोल रहा होता है, उसे गले लगा लेता है और वो दोनों रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम होंगी इना और उसके पापा को देखते हैं। इना अपने पापा से पूछ रही होती है मुझे पता है कि आप ही थे जिन्होंने मेरे को अपनी शादी से भगवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने मुझे उस रिपोर्ट को दिया था, आपका ही प्लान था वो सारा। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इना अपने पापा को वो रिपोर्ट दिखाती है। फिर इना ये बोलती है फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कि मुझे लगा था कि शायद आपको पता है क्योंकि आप बिल्कुल भी शौक नहीं दिख रहे थे, तो आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने मुझे फिर भी नहीं बताया। और वैसे आपने मुझे क्यों मेरी शादी से भगवाने की कोशिश करी थी, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने सायन के पापा से साइन करवाया था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इना के पापा सायन के मम्मी पापा तो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी जो दूसरी बेटी है उससे शादी करवाना पड़ेगा, मेरी बेटी को। और हम देखते हैं इना के पापा जो बोल रहे होते हैं कि मैं अपनी सेकंड बेटी को तुम्हारे से शादी करवाऊंगा। और उनके ये बात सुन के सायन के पापा और मम्मी बोल रहे होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि इना की वेडिंग कार्ड नाम के बढ़ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हमें ये चीज को करना पड़ेगा। वो उनसे आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी इना के पापा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे वो चीज यूज करनी पड़ेगी। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट को उठा के ले आते हैं और बोलने लग जाते हैं कि इसमें एक
क्लॉज है जिसमें लिखा है कि मैं अपनी कोई भी बात तुमसे मनवा सकता हूँ और ये तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था। और उसमें ये क्लॉज देख के सायन के मम्मी पापा दोनों शॉक में होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम इना को देखते हैं जो बोल रही होती है और वहाँ पर हीजू की मम्मी सुन के काफी ज्यादा शॉक में होती है। फिर इना ये भी बोलती है कि मुझे याद है जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो आप काफी ज्यादा ही नाराज थे, पर आपने कुछ टाइम के बाद जितने भी केसेस के लोग थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आपने उन सबको ही रोक दिया था, क्योंकि अगर आपको बनाना था तो आप कल्प्रिट किसी को बना सकते थे, पर आपने बनाया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता था कि कल्प्रिट कौन है, तो मुझे जानना है कि आपने इन्वेस्टिगेशन को क्यों रोका। और हम देखते हैं इना के पापा उसे देख रहे होते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ कि इना के पापा किसी को गन पॉइंट पे रख रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद इना के पापा बोलने लग जाते हैं कि तुम ये जो भी चीजें हैं इनको मत याद करो, और तुम्हें पता है कि जो सायन है वो काफी ज्यादा ही मुश्किल में है क्योंकि उसे कोई धमकी दे रहा है। जो कल्प्रिट है उसे हीजू के बारे में भी सारी चीजें पता है। तो इना बोलती है कि हीजू, तो इना के पापा बोलने लग जाते हैं तो ये सोच के रखो कि जो भी चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती थी। तो इना अपने पापा को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन के पापा और मम्मी का इंटरव्यू हो रहा होता है जिसमें वो सायन के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे होते हैं। और जब रिपोर्टर क्वेश्चन करती है तो सायन की मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और वो बोलने लग जाती हैं कि मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी सायन से कि तुम्हें याद है ना। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में सायन की मम्मी किसी बच्चे को अंदर बंद कर रही होती है और वो बच्चा काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बाहर आने की कोशिश करता है, पर सायन की मम्मी अपने कान को बंद कर लेती है और वो ये बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बंद नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें बचा रही हूँ। और फ्लैशबैक खत्म होने के बाद देखते हैं सायन की मम्मी बोलती है कैमरे के सामने कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हें अभी प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू अपने कलीग्स के साथ होती है और उसके कलीग्स उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो कैसी है, तो वो बताती है कि वो ठीक है। जब वो उसकी जान लेते हैं कि वो ठीक है कि तभी उनमें से एक बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को प्रिपेयर करा है, और वो उसे एक डॉक्यूमेंट पकड़ाता है और बोलने लग जाता है कि ये तुम्हारी स्पोक पर्सन की स्पीच है जो तुम इंटरप्रेटर करोगी एनवायरमेंटल क्लाइमेट डे इवेंट पर। जब हीजू ये सुनती है तो काफी ज्यादा ही खुश होने लग जाती है और बाकी लोग भी बोलते हैं कि मुझे पता था ये खुश होगी, और हीजू काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर उसके कलीग पूछते हैं कि तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो ले लेना, तो हीजू बोलती है कि जरूर, और ये भी बोलते हैं कि मैं कर भी सकती हूँ पर खुद भी। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो रिपोर्ट्स को कुछ न्यूज के बारे में डिटेल्स दे रहा होता है, और जब न्यूज वो दे देता है तो वो बोलता है कि अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। रिपोर्टर्स काफी ज्यादा हाथ उठाते हैं कि तभी सायन बोलता है लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो इसी इवेंट पे होने चाहिए, तो सबके सब हाथ नीचे कर लेते हैं। फिर सायन एक माइक को बंद कर देता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और उसमें पूछने लग जाता है कि पूछिए क्वेश्चन क्या करना है। फिर वो कुछ कुछ को सिलेक्ट करता है पर उनके क्वेश्चन उसे सही नहीं लगते हैं तो वो उन्हें आंसर नहीं देता है। और कि तभी सायन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जानना है मुझसे जो आप ये पूछ रहे हो, मुझे लगता है आपको ये जानना है कि सायन जो है उसकी जो कमजोरी क्या है, वो क्या कोई ड्रग करता है या फिर वो किसी वुमेन के पास है या फिर कोई उसकी क्या कमजोरी है। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर बात करने लग जाते हैं और उसके जो कलीग्स होते हैं वो भी थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं। पर सायन बोलता है कि मैं आपको एक क्विज देता हूँ, अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए, और वो उसी रिकॉर्डिंग को चलाता है। जब वो चलाता है तो रिपोर्टर्स देखते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं, तो सायन बोलता है मुझे लगता है कि आपको भी शायद समझ नहीं आया है, पर यही जो मुझे ब्लैकमेल वाले है उसने भेजा था ये वीडियो, और मुझे वो किस चीज से धमकी दे रहा है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कि तभी उनमें से ह्योकजिन हाथ उठाता और पूछने लग जाता है हमें क्या चीज को देखना है। तो सायन बोलता है कि अगर आप फिगर आउट कर पाओगे कि वो मुझे किस चीज से धमकी दे रहा है तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को दूंगा। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर काफी ज्यादा ही बातें कर रहे होते हैं और सायन देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू अपनी स्पीच के लिए अपने कलीग्स को पार्टी दे रही होती है और उनमें से उसकी एक जो कलीग होती है वो रोने भी लग जाती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हो जाओगी, तुम पहले कितनी छोटी थी जब तुम यहाँ पर इंटरप्रेटर करने आई थी और अपने साइन लैंग्वेज को इम्प्रूव करती थी, पर अब तुम हमें एक पार्टी दे रही हो, मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ। तो हीजू बोलती है कि हाँ आप जरूर खाइए। वो अपने साइन लैंग्वेज में उनको थैंक यू वगैरह भी बोल रही होती है। कि तभी उनमें से उनके कलीग पूछने लग जाते हैं कि तुम काफी ज्यादा ही ग्लो कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और बाकी लोग भी बोलने लग जाते हैं हाँ ऐसा लग रहा है। तभी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है तुमने फेस ट्रीटमेंट करवाई है, तो हीजू बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कलीग बोलते हैं हम मजाक ही कर रहे थे। फिर उसके कलीग भी बोलते हैं कि वैसे जो तुम्हारा प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ पे काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रखी है, तो तुम वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाओगी। तो हीजू बोलती है कि बाकी सारी चीजें ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगसू होता है, वो अपने कलीग से बोल रहा होता है कि जो सायन है उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा क्यों करा, उन्होंने ऐसा क्विज जैसा काम क्यों करा, ना ही उन्होंने हमसे कुछ पूछा। और तभी कॉल आती है तो बोलते हैं कि देखो अब क्विज का आंसर आ रहा है, और हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक आदमी बोल रहा होता है कि ये स्पोक पर्सन का ऑफिस है। तो योंगसू बोलता है कि हाँ। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे पाक सोयोन से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, और हम देखते हैं वो एक फिशिंग सप्लाईज से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम सांगवो को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता है और उसने एक मैप लगा रखा होता है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो एलिवेटर में चढ़ रही होती है और उसमें सायन भी होता है। जब वो एलिवेटर
एलिवेटर में चढ़ जाती है तो स्माइल भी कर रही होती है। फिर कुछ लोग एक फ्लोर पे उतर जाते हैं, फिर हीजू थोड़ी पीछे हो जाती है क्योंकि और नए लोग आते हैं, तो सान उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ कर देता है। फिर जब वो उसको देख रहा होता है कि तुझसे, वो साइन लैंग्वेज में पूछने लग जाता है कि तुमने लंच करा, तो हीजू बोलती है कि हाँ, और वो उसके बारे में पूछती है कि तुमने करा, तो सान बोलता है हाँ मैंने भी करा। तो हीजू साइन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम्हारी जो साइन लैंग्वेज काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, तो सान बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर हीजू बोलती है कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे तुम्हें सिखाकर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक अवार्ड मिला है। तो सान एक स्माइल वाला एक्शन करता है और हीजू का जब फ्लोर आता है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें अब घर पे देखूंगी, और हीजू भी बोलती है कि हाँ। जब हीजू का फ्लोर आ जाता है तो सान बोलता है कि मैं तुम्हें घर पे देखूंगा, तो हीजू बोलती है हाँ मैं भी, और सान ये भी बोलता है कि मैं लेट नहीं होऊंगा। वह एक एक्शन में थोड़ा गलती करता है तो हीजू उसका वो चीज करेक्ट करवाती है और अपने फ्लोर पे उतर जाती है। फिर सान जब देखता है वो उतर गई है तो स्माइल कर रहा होता है और वो वही स्माइल वाला एक्शन को कर रहा होता है। उसके बगल में एक आदमी होता है, वो उसको देख रहा होता है, तो सान अपने हाथ को रोक देता है और वो वापस से स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगसू को, जो एक पेपर को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सान आता है, तो वो उसे बोलने लग जाता है चिल्लाकर। तभी सब उसको देख रहे होते हैं तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता है और वो सान बोलता है उसे देखकर कि चलो अंदर की तरफ, और वो उसके देखकर वहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा होता है। दोजी पीछा नहीं करता है पर वो सारे खिड़की को बंद कर देता है और तभी वो सान को वही पर्ची देता है और वो बोलने लग जाता है कि उसमें ये चीज हमें पता चली है, किसी का फोन आया था। जब सान देखता है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि वो भी जिंदा है। तो सान पूछता है कि बस यही बोला था, तो योंगसू बोलता है कि हाँ उन्होंने यही बोला था क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया था। तो सान बोलता है कुछ काम। दूसरी तरफ हम उन्हीं अंकल को देखते हैं जो अपनी दुकान में आते हैं, पर उनकी दुकान में कोई आता है। जब वो देखते हैं सामने की तरफ तो कोई आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू के कलीग्स बोलते हैं कि हमारे उसी कैंपिंग के फोटोज आ गई हैं, तो सब फोटोज को देखने लग जाते हैं और जब फोटोज को देखते हैं हम काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जब हीजू फोटो को देखती है अपने साथ सायन की, तो वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो सारी फोटोज को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। पर जब आगे बढ़ती चली आती है फोटोज को देखते देखते, तब उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो अपनी कार में कहीं जाता है और फ्लैशबैक में याद करता है उसी आदमी को जो उसके साथ होता है और फिर उनके साथ खाना भी खाता है। फिर जब वो सो जाता है वो आदमी उसके साथ पंखा कर देता है। फिर हम देखते हैं सायन को जो कार में जा रहा होता है और वो आदमी सायन को देखता तो है, पर वो सायन उसे देखता है तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और सायन अपनी कार में बैठ के पीछे की तरफ देखता है, पर वो आदमी देखता नहीं है और सायन काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सायन को वापस से कार में देखते हैं और वो उसी चीज को याद करता है जब उसे वो चिट दी थी योंगसू ने और उसमें लिखा था कि वो भी जिंदा है। तो सायन याद करता है और बोलता है कि क्या वो भी जिंदा है, मतलब वही, शायद वही तो है। और हम देखते हैं सायन को जो फ्लैशबैक में याद करता है जब वो सो रहा होता है एक रात को, उसे किसी चीज की आवाज आती है तो वो बाहर की तरफ जाके देखता है तो कोई बोट में होता है और किसी को वहाँ पे डुबा रहा होता है। जब सायन उसे देखता है तो काफी ज्यादा शौक में भी होता है और वो कोई बच्चा होता है जो किसी को डुबा रहा होता है कोई, तो वही आदमी आते उसका आंखें बंद करके बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फ्लैशबैक याद करने के बाद सायन गाड़ी को चला रहा होता है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो सायन को मैसेज करती है कि तुम कब आ रहे हो, तुम कहाँ पर हो, कि तभी उसको बेल की आवाज सुनाई देती है। और दूसरी तरफ हम फिर वापस से सायन को देखते हैं जो अपनी कार से उतर के किसी की तरफ जा रहा होता है। फिर हम हीजू को दोबारा देखते हैं जहाँ पर इना होती है, उसके साथ आती है और इना उससे पूछती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है क्योंकि यही जगह थी जहाँ पर मैं शादी करके रहने वाली थी। तो हीजू उससे लिखकर पूछती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो इना बोलती है हाँ पूछो। तो हीजू बोलती है तुम वापस क्यों आई हो। तो इना बोलती है तुम ये क्वेश्चन कर रही हो, तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं पहली बात यहाँ से गई क्यों थी। और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो उसी जगह को देखता है, फिश वाली शॉप को, पर वहाँ पर उसे कुछ धुआं आता हुआ दिखता है तो वो भागने लग जाता है। और वापस हम इना को देखते हैं जो बोल रही होती है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि जो सायन का ब्लैकमेलर है उसे सब चीजें पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मैरिज के बारे में, और तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मेरे को क्यों मैंने इस मैरिज को जो था मना करा था, और ये रीजन इसलिए था क्योंकि मेरी जगह पर तुम्हें शादी करनी थी। और वो कुछ रिपोर्ट्स को दिखाती है, उसी डीएनए रिपोर्ट्स को। और हम सायन को देखते हैं जो शॉप की तरफ भागता है, पर जब वो आगे की तरफ जाता है तो उसको लाल लाल सा दिखता है। जब वो देखता है कि वो लाल लाल सा कुछ लड़सा है तो वो दोबारा से आगे जाता है और देखता है कि वो सब्सक्राइब का बटन है और वो जल्दी से उसे प्रेस कर देता है क्योंकि वो फ्रेंड इन्फेक्शन का होता है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब के बटन को दबाते रहिए और हमारे 350 सब्सक्राइब को करिए। फिर हम सायन को देखते हैं जो शॉप की तरफ भागता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे धुआं धुआं लगता है और वो अपने नाक को बंद करने लग जाता है। जब वो आगे की तरफ जाता है तो वो देखता है कि आग भी लग रही है, तो वो आगे की तरफ जाकर देखता है और वो आदमी लेटा हुआ होता है तो वो उसे उठाने लग जाता है और वो बोलता है कि उठो उठो। और हमें इना की आवाज आती है और बोल रही होती है कि जो तुम सायन को समझ रही हो वो नहीं है। फिर सायन उस आदमी को बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा ही आग बढ़ गई होती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो इन रिपोर्ट्स को देखकर नॉर्मल रिएक्ट करती है और इना उससे पूछने लग जाती है तुम्हें पता था। तो हीजू मना करती है तो इना बोलती है तो ये मैटर नहीं करता है। और हीजू उस रिपोर्ट्स को देख रही होती है। फिर वो याद करती है सायन की बातें जब वो बोलता है कि अगर मेरा नाम सिर्फ कभी रहेगा तो सिर्फ जो तुम जानती हो वही रहेगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा आग बढ़ चुकी होती है और वहाँ पे एक चीज फटने की वजह से वो दोनों के दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। सायन की वहाँ पर आवाज चल रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब वहाँ पर फोटोज आ चुकी होती है और उसके कलीग्स काफी ज्यादा खुश होते हैं फोटोज को देखकर। हीजू भी फोटोज को देख रही होती है, वो अलग अलग फोटोज को देखती है। फिर वो जब फोटोज में नजर रखती है तो उसको पता चलता है कि सायन हर फोटो में उसको देख रहा होता है। फिर वो अलग फोटो देखती है, उसमें भी सायन उसको देख रहा होता है और जब फोटो को देखती चली जाती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हम एक फोटो को देखते हैं जिसमें सायन उसको देख रहा
रहा होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हीजू के सामने रिपोर्ट्स होती हैं पर वो कोई रिएक्शन नहीं देती है, तो इना बोलती है ये मैटर नहीं करता है और हीजू को सायोन की बात याद आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिशिंग शॉप में, वहाँ पर काफी ज्यादा आग लग चुकी होती है और सायोन और वो अंकल बेहोश पड़े होते हैं। फिर इना बोलती है हीजू से कि मुझे पता है मेरा कोई मतलब नहीं बनता इसे बोलने का, पर हीजू तो मैं चाहूंगी कि तुम बार बार इसमें बेवकूफ ना बनो, और वैसे भी उसने तुम्हें फोर्स करा शादी करने के लिए और तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें इसमें फोर्स करा था, तुम्हारी इसमें कोई चॉइस नहीं थी और सायन की फैमिली ने भी तुम्हें धोखा दिया है। इना उसे ये चीजें बोल रही होती है पर हीजू कुछ नहीं बोलती है। फिर इना बोलती है कि अगर मुझे उससे मिलना भी पड़े तुम्हारे लिए तो मैं जरूर मिलूंगी। वो जाने के लिए उठती है कि तभी हीजू बोलती है कि ये मेरी चॉइस थी, उससे शादी करने की मेरी चॉइस थी और मैं तुम्हारी कोई स्टैंड इन नहीं थी उस समय में, मेरी मम्मी ने मुझे फोर्स भी नहीं करा था, मैंने खुद उससे शादी करी थी, ऐसा वो बोलती है। और इना जब उसकी आवाज को सुनती है तो वो बोलती है कि हीजू, पर हीजू फिर भी बोलती है कि और सिर्फ सीक्रेट उसके पास ही नहीं मेरे पास भी है, मैंने भी उसे धोखा दिया था क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं बोल सकती हूँ। फिर हीजू से देख रही होती है कुछ टाइम के लिए और बोलती है तो यही है तुम्हारी आवाज जो साउंड ऐसे करती है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझे पता नहीं तुम्हें कैसा साउंड लगेगा पर जब हम छोटे थे जब तुम मुझे दीदी करके बुलाती थी तब मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चीज। हालांकि मैं तुम्हारी मम्मी को पसंद नहीं करती थी पर मुझे जब तुम दीदी कहती थी वो चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। ऐसा ही ऐसा बोल रही होती है काफी प्यार से और हीजू थोड़ी देर के लिए उसकी बात को सुनती है, फिर वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती है और वो इना से पूछती है कि ये आपको किसने भेजा है। फिर इना बोलती है कि मुझे नहीं पता, ना तुम्हारी मम्मी ने भेजा और ना ही मेरे पापा ने भेजा, मुझे भी नहीं पता मुझे किसने भेजा था, पर मुझे एक चीज ये पता है कि उसको पता था कि अगर मैं ये चीज देखूंगी तो मैं सायन से शादी नहीं करूंगी, तो मुझे लग रहा है किसी को ये चाहिए था कि सायन की शादी ना बिल्कुल भी। हीजू सोच में पड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो अभी भी होश होता है वहाँ पर उन्हीं अंकल के साथ। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो उन अंकल को उठाकर अपने साथ ले जाने ही करता है। उन अंकल की भी थोड़ी आंखें खुल जाती है तो वो पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो आ चुका है, वो जिंदा है यहाँ पर और वो तुम्हारे पीछे है, वैसा बोल रहे होते हैं। पर सायन उन्हें निकालने की कोशिश करता है और वहाँ पर एकदम से कुछ फटता है। दूसरी तरफ हम हीजू को दोबारा से देखते हैं जो सायन को कॉल करती है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है, वो टाइम को देखकर कॉल करती है। फिर वो पुलिस को भी कॉल करती है, वो मिसिंग रिपोर्ट की कर रही होती है पर वहाँ पर जब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा रिलेशन क्या है तो वो बता नहीं पाती है और फोन को काट देती है। फिर वो इन रिपोर्ट्स को देखती है डीएनए वालों की और वो सोचती है कि मैं सोचती हूँ कि उसका नाम क्या होगा और हम देखते हैं वो ऐसा इना से पूछ रही होती है। मैं ये भी सोचती हूँ कि वो ऐसा पाक सोन के नाम से कैसे जी रहा था। जब फिर इना बताती है कि मैं उससे पहली बार मिली थी तो 15 साल का था और उससे पहले मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था, वो काफी ज्यादा अजीब था मेरे लिए, मुझे बस पता था कि उन जो कि सायन के पापा हैं उनका कोई बेटा है जो मुझसे 2 साल बड़ा है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, हालांकि वो मेरे नेक्स्ट डोर ही रहता था। फिर हीजू बोलती है मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि जब भी मैं उनके पेरेंट्स से मिलती थी तो बिल्कुल ही एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते थे, वहाँ पर कोई भी प्यार नहीं होता था उनके बीच में। फिर इना बोलती है फिर उनका कोई बायोलॉजिकल सन भी रहा होगा जो कि 15 साल का होगा, तो अब जो पाक सोन है रियल वो कौन है और उन्होंने उसे क्यों छुपाया था। हीजू ये सब सोच रही होती है और अगली पल हम हीजू किसी जगह पर देखते हैं जो कि सायन के घर पे होता है और वहाँ पर आके उसके मम्मी पापा से पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है और सायन क्या है। तभी हीजू उनको नंबर दिखाती है, पुलिसकार बोलते हैं इनको कॉल करो, रिपोर्ट करो। जब ये आवाज उनकी सुनते हैं वो दोनों शॉक में हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि तुम बोल सकती थी, ऐसा सायन के पापा बोलते हैं। फिर हीजू बोलती है कि मैंने सुना था कि जो सायन के ग्रैंडफादर है उनके पास एक ग्रैंडसन है जो उनको काफी ज्यादा ही प्यार करते थे वो, पर उन्होंने उसको 15 साल तक क्यों छुपा के रखा था। वो ऐसा इन दोनों को देख के बोल रही होती है ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपने बायोलॉजिकल ग्रैंडसन को दुनिया से छुपा के रखा था और एक फेक को रखा था यहाँ पे। हीजू उनको धमकी देने लग जाती है, बोलती है कि मुझे पता है कि वो आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप उसको अभी यहाँ पर रिपोर्ट करें कि वो मिसिंग है। वो ऐसा बोल रही होती है और वो ये भी बताती है कि मुझे पता है कि आप लोग उसको पसंद नहीं करते हो और वैसे भी मैंने जितने भी टाइम यहाँ पर रही हूँ मैंने देखा है आपने उसे कभी प्यार नहीं दिखाया है, तो मैं बस ये चाहूंगी कि आप अभी रिपोर्ट करें इस चीज को। वो इन दोनों को देख रही होती है, वो दोनों चुप होते हैं। बाहर उनका एक सेक्रेटरी जाता है और वहाँ पर उनको कॉल आता है और वो बात करके वापस अंदर आता है, बोलता है कि एक रिपोर्ट फाइल कर दी गई है सायन के नाम पर। जब ये बात वो सुनते हैं तो सायन की मम्मी बोलती है तुमने सुना, अब जाओ तुम घर चली जाओ। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं भी एडमिट करती हूँ कि सायन हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, तो हम भी ऐसे खाली नहीं बैठे रहेंगे। वो ऐसा बोलती है तो हीजू उनको हेलो करके वहाँ से चली जाती है और सायन के पापा सायन की मम्मी से बोलते हैं तुम्हें पता था, मतलब ये बोल सकती है, और वो उनको वही देख रही होती है। हीजू बाहर जाती है तो वही सेक्रेटरी बाहर आता है, तो सेक्रेटरी बोलता है मैं पूछना चाहूंगा कि कितना सायन को पता है कि जो उनको धमकी दे रहा है उस इंसान के बारे में। तो हीजू बोलती है कितना, मतलब जितना उसने पुलिस को बताया उतना। तो सेक्रेटरी चुप रहता है, फिर वो बोलता है कि तो मतलब ज्यादा नहीं, बस हेट्रोक्रोमेनिया। हीजू सोच में पड़ती है, फिर बोलती है मतलब उसको क्या पता होना चाहिए, वैसे देख रही होती है। और फिर हम अगली पल देखते हैं उसको कार में जाते हुए, वहाँ पर जाके वो अंदर बैठकर फिर वो उनकी बात याद करती है। तो सेक्रेटरी बताता है कि जब सायन छोटा था तो उनकी एक सर्जरी हुई थी आई में, और ये एक फैक्ट है जो पता है, और तब से उसकी जो आंखें थी वो डिफरेंट कलर की नहीं थी। हीजू ऐसा सोचने के बाद वो याद करती है उसी किडनैपर के बारे में, उसकी आंखों के बारे में जो अलग होती हैं। फिर वो सारे कंक्लूजन को निकाल कर उसको पता चलता है कि रियलिटी में यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो सेक्रेटरी की बात में दोबारा याद करती है और
वो सेक्रेटरी बता रहा होता है कि जब सायन पहली बार यहाँ पर आया था तो बहुत ज्यादा ही डरे रहते थे और वो इस घर में कभी भी स्माइल भी नहीं कर पाते थे, कंफर्टेबल रह भी नहीं पाते थे। मैं उनके बारे में काफी सॉरी फील करता था। हीजू फिर वापस से अपने कार में सोचती है, रो भी रही होती है। जब वो सेक्रेटरी की बात को याद करती है, फिर वो सांगवू का फोन देखती आ रहा होता है तो वो सांगवू फोन को उठा लेती है और अगली पल हम उसे देखते हैं कार में जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल में आते हुए और भागती हुई आती है वो, और देखती है सामने की तरफ सांगवू होता है और वो पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो सांगवू बताता है कि वो सर्जरी में है और 2 घंटे हो चुके हैं। फिर हीजू काफी ज्यादा पैनिक करती हुई बोलती है कि वो ठीक है, वो उसको ज्यादा इंजरी हो गई है, वो ऐसा बोल रही होती है। सांगवू से काम डाउन करता है, पर जैसे ही वो जैकेट देखती है तो उसको उठाकर वो देखने लग जाती है ये क्या हो रखा है। तो सांगवू बोलता है कि इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था। तो हीजू बोलती है कि क्या हुआ है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उन अंकल के पास कोई आ रहा था वो और कहीं नहीं सांगवू होता है। तो वो अंकल मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देना चाहता हूँ, और वो ये भी पूछते हैं तुम एक पुलिस वाले हो, तुम पूछ रहे हो। पर सांगवू जो अपनी आईडी कार्ड दिखाता है बोलता है कि मैं बस शो कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये चीजें करनी है। पर वो अंकल अगले ही पल उसे दुकान से बाहर निकाल देते हैं और सांगवू बाहर की तरफ चला जाता है। फिर वो कार से जा रहा होता है वापस और उसको यूरी का फोन आता है। वो यूरी से बात कर रहा होता है, बात करते करते तभी उसको दिखता है कि सामने उसके बगल में से गुजरा कार में, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। जब उसके पीछे जा रहा होता है तब उसको दिखता है कि आग लग रही है सामने की तरफ और वो भागता हुआ जाता है वहाँ पर। वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पर आग काफी ज्यादा फैल चुकी होती है और वो देखता है सायन उन अंकल को नीचे लेटा हुआ। तो पहले तो वो अंकल को बाहर की तरफ ले जाता है और फिर बाद में हम देखते हैं सायन जो थोड़ा होश में आ जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी ज्यादा ही फटने की आवाज आती है और जब तक सांगवू सायन को बाहर की तरफ ले जाता है और सांगवू बता रहा होता है कि ऐसे ही वहाँ पर आग लगी थी। और फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो हीजू को बता रहा होता है कि पता नहीं किसने उस आग को लगाई थी पर वहाँ पर, और सायन भी क्यों थे मुझे कुछ नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि वो वहाँ पर थे और मुझे ये भी नहीं पता कि सायन का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हीजू उसकी बात को सुन रही होती है और सांगवू बोल रहा होता है पर मैं इस फोन की जो नॉन स्टॉप रिंगिंग थी उसको इग्नोर नहीं कर पाया, और हीजू उसका फोन ले लेती है। हीजू से थैंक यू बोलती है और सॉरी ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें छुपा के रखी हैं। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो दोनों पूछते हैं वो कैसे हैं, तो बोलते हैं बस हम उनका उठने का वेट करना है। सायन को बाहर की तरफ ला रहे होते हैं तो हीजू उसको देख कर रो रही होती है और वो जा रहे होते हैं वहाँ से और सांगवू उसको देख रहा होता है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सायन को देख रही होती है और काफी ज्यादा रो भी रही होती है और वो बोल रही होती है कि ये काफी ज्यादा दर्द हुआ होगा और ये काफी ज्यादा डरावना भी होगा। वो उसकी चोट को देख रही होती है, तुम काफी ज्यादा अकेले भी होगे, काफी ज्यादा लोनली भी होगे, पर तुम फिर भी मुझे देखा करते थे और मेरे पास आते थे। और वो कुछ पास कॉन्वर्सेशन याद करती है अपने और सायन के। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिर हीजू सायन का हाथ पकड़ के बोलती है कि अब इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी तो जल्दी से जग जाओ, वैसे रोते रोते बोलती है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो सांगवू को फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता है और वो ह्योक जो रिपोर्टर होता है उसके साथ होती है। वो रिपोर्टर उससे उसी चाइल्ड वाले केस के बारे में कुछ पूछता है तो यूरी बोलती है तुम इंटरेस्टेड क्यों हो, तो वो क्या, तो यूरी बोलती है वैसे ही मैं अपसेट हूँ अभी, और ऐसे टाइम पे मुझे क्यों ट्रीट दे रहे हो जब मेरी कोई एबिलिटी ही नहीं है, वो ऐसा बोल रही होती है ह्योक से। फिर ह्योक बोलता है उससे मुझे बता दो ना, तो यूरी बोलती है अच्छा तुम्हें जानना है, तो वो उसको थोड़ा अपने पास बुलाती है और उसके कान में वो बातें बोलने लग जाती है। तो ह्योक चिल्ला के बोलता है ट्विंस, वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो मछली को काट रहा होता है काफी बुरी तरीके से और उसको एक जगह पे रख देता है। फिर उसके फोन में मैसेज आता है, फिर वो अपने फोन को देखता है जिसमें उसका जो मास्टर होता है वो पूछ रहा होता है कि ये जो फायर है ये तुमने करा है इसके प्लेस में, मैंने तुम्हें वार्न करा था कि एक्ट मत करना लोन, तुम्हारे जो ये सारे मैसअप है ये मैं क्लीन नहीं कर सकता हूँ, लकी रहो कि जो सायन है वो जिंदा है अभी भी, वो ऐसा किडनैपर से बोलता है। किडनैपर ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वो मैसेज में लिखता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं तुम क्या कह रहे हो और वैसे भी तुम्हें ये कैसे पता है। फिर उसके मास्टर का मैसेज आता है कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है तो अब कोई भी ज्यादा ट्रबल मत करना और वेट करना। तो किडनैपर बोलता है कि लास्ट वार्निंग, मुझे लगता है कि तुम हो जो कि ट्रबल करने वाले हो, और स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो बेहोश होता है और वो याद करता है जब वो छोटा था तो वो मछली लेके जा रहा होता है और सामने की तरफ वो देखता है उसी आदमी को सायन के ग्रैंडफादर के साथ और उसके साथ वही लड़का होता है सायन। वो कुछ बात कर रहे होते हैं तो सायन छोटे बच्चों को भी देखता है और वो उन्हीं अंकल के पास सूटकेस भी रखता है। फिर हम देखते हैं वो अंकल बोट में उस सूटकेस को रखते हैं और सायन उन्हें पापा कहता है और बोलता है कि वो ओल्ड मैन दोबारा आए हैं। तो वो अंकल बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला ना मुझे ये मत बुलाया करो, और उसे जल्दी से वहाँ से अंदर की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर उससे बोलते हैं कि आज रात को जल्दी से बेड में सो जाना और बिल्कुल भी बाहर मत आना। वो सायन से ऐसा बोलता है और बाहर की तरफ चले आते हैं। रात में हम सायन को देखते हैं जिसकी आँख खुल जाती है और वो बाहर जाके देखता है, वहाँ पर वो उसी ग्रैंडफादर को देखता है जो एक बच्चे को डुबा रहा होता है और वो बच्चा चिल्ला रहा होता है। फिर उसका जो अंकल होता है वो उसकी आंखें बंद कर देता है और बोलता है तुम्हें बोला था ना आने के लिए, और उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। फिर सायन अंदर जाके काफी ज्यादा ही डर जाता है और बैठा रहता है और हम देखते हैं कोई चलकर आ रहा होता है तो सायन जल्दी से बाहर की तरफ निकलता है और उसके सामने वही उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं सायन के।
वो बोलते हैं कि कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो बनते हैं और कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, और ये बैड लक था कि वो कैसे मेरी फैमिली में जन्म सकता है। पहले एक गोल्ड फिश थी, फिर एक कैट थी, और नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो उससे छोटे थे। कितने सारे जो बैग्स थे हमने फिल करे हैं मरे हुए से, पर अब ये चीजें ठीक हो चुकी हैं क्योंकि मैंने उसको उन्हीं बैगों में एक जगह पर डाल दिया है, और नाउ अब मैं किसी को भी अपना ग्रैंडसन बना सकता हूँ और किसी को भी बना सकता हूँ। वैसे साइन को देख के बोलते हैं, साइन डर रहा होता है और हम देखते साइन को जो सो रहा होता है उसी ओल्ड मैन की बात याद आती है जहाँ पर वो एक जगह पे डूब रहा होता है। फिर वो अपनी नींद से जग जाता है और हीजू के घर के बाहर जाके अपने आप को साइन लैंग्वेज में इट्स ओके बोलता है। और हम देखते हैं रियलिटी में जब सायन अपनी आंखों को खोलता है तो हीजू को देखता है और हीजू से पूछते तुम ठीक हो या ठीक हो, और वो स्माइल भी करती है हीजू। फिर वो पूछते तुम मुझे देख पा रहे हो, तो सायन अपना आपको एडजस्ट कर रहा होता है। तो हीजू बोलती मैं डॉक्टर को लाती हूँ, पर सायन बोलता है मैं तुमको सुन सकता हूँ तुम्हारी वॉइस को। उसको पकड़ लेता है वो, और अब मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, और मुझे तुमने ये बोला था। तो हीजू बोलती है कि हाँ चलो सब ठीक है। अब वो ऐसा बोल के बाहर की तरफ चली जाती है। सांगवो आता है तो वो उसे बताती है कि वो अब उठ चुका है, और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और सांगवो अंदर की तरफ चला जाता है। वो अंदर जाके सायन को देखता है और उसे बताता है कि ये मेरे पापा का हॉस्पिटल है, तो मैंने कुछ चीजों को संभाल लिया है, तो तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। वो ये कह के वहाँ से जा रहा होता है। तो सायन बोलता है जो मेरे साथ पर्सन थे वो जिंदा है अभी। तो सांगवो उसे देख रहा होता है, और दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो काफी ज्यादा रो रही होती है। वो रोती रोती फिर अपने आप को शीशे में देखती है, और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो उसी अंकल को देख रहा होता है, तो काफी ज्यादा ही वेंटिलेटर वगैरह में होते हैं। फिर सांगवो पूछता है कि मुझे बस एक चीज जानने दो कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो इनके साथ क्या है। तो सायन बोलता है इन्होंने मुझे पाला है, और फिर सायन बताता है इनका ओरिजिनल नेम कुछ और था और मैं इनके लिए काफी ज्यादा ही ढूंढ रहा था, पर मैं ढूंढ नहीं पाया क्योंकि उन्होंने अपना ओरिजिनल नेम चेंज कर दिया था। तो सांगवो बोलता है तो तुम्हें इन्होंने पाला है मतलब। तो सायन बोलता है काफी ज्यादा ही लॉन्ग स्टोरी है, कॉम्प्लिकेटेड और पर्सनल भी है। फिर सांगवो बोलता है कि हीजू जो है इन पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व है। तो सायन बोलता है कि हीजू जो है वो मेरी फैमिली है, मैं उसका गार्डियन हूँ, और हमारा कोई भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। तो सांगवो बोलता है तुमने फिर इसको छुपा के क्यों रखा है। तो सायन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं उसको खतरे में डाल दूं, मेरे कॉम्प्लिकेटेड मैटर में वो इन चीजों में आ जाएगी और फंस जाएगी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सांगवो उसको देख रहा होता है। फिर सायन की नजर उसके हाथ में जाती है जहाँ पर उसका जला होता है, तो वो सायन उसे थैंक यू बोलता है, और वो ये भी बोलता है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें गलत समझ लिया है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और सायन ये भी बोलता है कि मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। तो सांगवो बोलता है क्या। तो सायन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो इनको जितना हो सके उतना ठीक कर सको, क्योंकि यही है एक क्रूशियल की विटनेस इस पूरे केस के, और वो जिंदा है। इसका मतलब है जो रियल कल्प्रिट है इसके बीच में वो जिंदा है, जिसने मुझे ब्लैकमेल करे और डेथ थ्रेट्स भेजे थे, और यही सेम पर्सन है जो चाइल्ड वाले उस केस में इन्वॉल्व है। फिर सायन बोलता है मुझे लगा था ये मर चुका है पर ये जिंदा है, और वो उसी अंकल के पास देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन के पापा जो होते हैं उनका एक इंटरव्यू होने वाला होता है, तो वो सायन के बारे में पूछते हैं। तो सेक्रेटरी बताता है कि वो इनके बारे में कोई अभी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं है, ऐसा सेक्रेटरी बोलता है। तो ये बोलते मैंने तुम्हें चेक करने के लिए बोला था। तो सेक्रेटरी बोलता है हाँ मैं उन पे नजर रख रहा हूँ प्रोफेसर पे। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो अपने फोन को देख रहा होता है, और उसमें हीजू उसके काफी ज्यादा मैसेज आ रखे होते हैं, वो उसके बारे में काफी चीजें पूछ रही होती है, काफी ज्यादा टेंशन में भी होती है। सायन सारे मैसेज को पढ़ता है, फिर वो अपने कॉल रिकॉर्ड्स को खोलता है और उन रिकॉर्डिंग में भी वो हीजू के वॉइस को सुनता है जिसमें वो पूछती है वो कहाँ पर है। वो काफी ज्यादा ही डरी हुई होती है, और वो ये भी बोलती है तुमने बोला था तुम घर पर आओगे, जो साइन लैंग्वेज में उन्होंने बात करी होती है एलिवेटर में, वो बात के लिए वो रो भी रही होती है और साइन ये बातें सुन रहा होता है। फिर सायन के रूम में नर्स आती है और उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही होती है। तो सायन पूछता है कि जो मेरे साथ आई थी मेरी गार्डियन वो अभी बाहर है। तो नर्स बोलती है नहीं वो नहीं है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है, और वहाँ पर सायन को उसका फोन आता है पर वो उठाती नहीं है और जाती है अपने कमरे में इधर उधर, और सायन के कमरे में वहाँ पर चीजों को ढूंढ रही होती है। सायन हीजू को फोन करता है और उसे मैसेज भी करता है पर उसका रिप्लाई नहीं आता है, और हम देखते हैं हीजू को जो अपने कमरे को पूरा इधर उधर कर चुकी होती है, और वहाँ पर जब उसको मिलता है तो वो फोन होता है जो किडनैपर में दिया हुआ होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन के पापा और उनकी मम्मी का इंटरव्यू हो रहा होता है, जिसमें सायन के पापा कुछ चीज बना रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये मेरी वाइफ का फेवरेट डिश है। उसमें वो इंटरव्यू के आंसर भी दे रहे होते हैं। जो क्रैब होता है वो हाथ में लेते हैं कि जिंदा है, पर उस एकदम से उनका हाथ पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से उनको छुटाना पड़ता है चिल्लाते चिल्लाते, तो वहाँ पर सब हंसने भी लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत बहाना बनाकर उस चीज को करवाने ही करते हैं आगे। तब इनमें से एक रिपोर्टर पूछता है तो जो सायन है वो किसके ऊपर गए हैं। तो सायन के पापा बोलते हैं वो मेरे ऊपर ही गया है, वो ऐसा स्माइल करते हुए बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हमें ऐसा लगा था कि सायन आएंगे पर वो आ नहीं पाए। तो सायन के पापा बोलते हैं हाँ वो आज आ नहीं पाया, पर उनके जगह एक गेस्ट आने वाला है। और हम देखते हैं सेक्रेटरी जो कि एक लड़की को लाते हैं और वो और कोई नहीं इना होती है, और वो बोलते हैं कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है। दूसरी तरफ
हम हीजू को देखते हैं जो कार से पुलिस स्टेशन में जा रही होती है और बंदे की तरफ निकल के जा रही होती है, पर उसके सामने कार आ जाती है जो कि सायन की होती है। फिर हीजू बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सायन बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हीजू से देख रही होती है और सायन उसके हाथ से वो लिफाफा ले लेता है और उसके अंदर फोन होता है, वो देखता है। हीजू बोलती है मुझे वापस दो, पर सायन बोलता है नहीं तुम चलो यहाँ से। तो हीजू बोलते तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे सारी चीजें पता है, मुझे पता है तुम रियल पाक सायन नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे भी ज्यादा बड़ा वाला झूठ मुझसे बोला, तुम मुझे कब तक ऐसा ही रहना चाहते हो। वैसा काफी ज्यादा ही रोते रोते ही बोल रही होती है और तुम मुझे को बताया नहीं कि मैं तुम्हें वही चीजें दुख दे रही हूँ जो किसी और ने तुम्हें दिए थे। मैंने तुम्हें कितने टाइम तक सताया और मैं इसी चीज का यूज कर रही थी यहाँ से भागने के लिए। ऐसा रोते रोते बोल रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा गिल्टी होती है। पर सायन बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी भी सफर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी वजह से ही मैं अब जिंदा हूँ, मैं आगे की तरफ जी रहा हूँ। और वैसे भी मैं पहले से जानता था कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम हर्ट हो सकते, पर मैंने फिर भी तुम अपने साथ रहा क्योंकि मैं सेल्फिश पर्सन हूँ। वैसे अपने आप को बोल रहा होता है और हीजू जो रो रही होती है वो उसे गले लगा लेता है। फिर वो ये भी बोलता है कि हीजू जो है वो सिर्फ ये वाले पाक सायन को जानेगी। तो सायन उससे पूछता है कि ये मैटर करता है, तो हीजू बोलती है ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब मैं बोल नहीं सकती तुमने मेरे को अपने साथ रखा, पर अब जब तुम वो सायन नहीं हो तो इसलिए कोई मैटर नहीं करता है। और वो दोनों एक दूसरे को दोबारा गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम इना को देखते हैं जो सायन के पापा के साथ हेल्प करवा रही होती है। तभी वो ड्रिंक करने लग जाती है और वो उस पिक्चर के पास जाती है जहाँ पर सायन भी खड़ा होता है। तो वो बोलने लग जाती है आपको नहीं लगता कि सायन किसके ऊपर गया है, मैं उसके कितना भी देखूं पर ये मुझे ना ही आपके ना ही सायन के पापा के तरफ लगते हैं। वो ऐसा सायन की मम्मी को देख के बोलते हैं। तो सायन के पापा इस चीज को हटाने के लिए बोलते हैं नहीं वो मेरी तरफ ही तो गया है। तो फिर इना बोलती है कि आपको नहीं लगता हमें देखना चाहिए कि वो किसकी तरफ गए हैं, तो बचपन की कोई पिक्चर होगी तो हमें देखना चाहिए। तो रिपोर्टर बोलते हैं हाँ हमें दिखाइए ना, वैसे बोल रहे होते हैं और इना स्माइल कर रही होती है। फिर इना ये भी बोलती है कि वैसे मुझे सायन जब मिला था जब वो 15 साल का था और उससे पहले मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले या फिर बाद में देखा वो दोनों ही बिल्कुल ही अलग पर्सन है। वो ऐसा सायन की मम्मी को देख के बोलते हैं। सायन के पापा उस चीज को हंस के थोड़ा टालने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो बात को काटने लग जाते हैं और एक डब्बा वहाँ पर आता है। और जब सायन के पापा वो डब्बा खोलते हैं तो उसमें से मरी हुई फिश निकलती है। जब सायन की मम्मी वो देखती है तो वो बाहर की तरफ भाग जाती है और उन्हें दिखता है उनके सामने से एक स्कूटर गया है। तो वो कार में बैठकर उस स्कूटर का पीछा करती है। जब वो पीछा करती है तो उसके सामने से वो स्कूटर निकलता है उसको देखकर, तो वो स्कूटर का दोबारा पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो अपना मेकअप करवा रही होती है। तभी वो मेकअप आर्टिस्ट बोलती है तुम्हारे सांगमू को फोन आ रहा है, तो यूरी जल्दी से फोन को ले लेती है। फिर हम सांगमू को देखते हैं जो जा रहा होता है। तभी यूरी उसके पास भागकर आती है और वो पूछने लग जाती है तुम्हें क्या हो गया, और उसको देख रही होती है उसके कुछ चीजें लगी हुई होती है। तो वो बोलती तुम्हारी क्या लग रही है। तो सांगमू बोलता है चलो कहीं चलते हैं, और वो एक जगह पर हमें देखते हैं कैफे में बैठ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर सांगमू बताता है कि ये बस थोड़ा इंसिडेंट हो गया था, तो बाकी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। फिर यूरी बोलती है मुझे सीक्रेट्स नहीं पसंद और मुझे लगता है कि तुम्हें इस केस में अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हायर अप है वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं जो हम वीडियो है उसे एयर ना करें, क्योंकि कोई इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। और हम सांगमू को देखते खुद सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम इना को देखते हैं जो जा रही होती है। तभी वहाँ पर सायन के पापा बोलते हैं तुम्हें ये बकेड़ा करना जरूरत था, पर इना बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस क्वेश्चन कर रही थी और कुछ नहीं। और वहाँ से कह के वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो सायन को बिठा रही होती है, सुला रही होती है वहाँ पर। और सायन बोलता है कि मेरे साथ ही रहो जब तक मैं सोने जाता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ी हुई होती है और सायन बताता है कि जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे नाइटमेयर आते हैं जहाँ पर आग लगी होती है। तो हीजू उसके पास आती है और उसके बगल में सो जाती है। और हीजू पूछती तुमने जो ढूंढा कैसे, तो वो बोलता है कि तुम्हारे फोन में मैंने ट्रैकर लगा रखा है। तो हीजू बोलती है कब, तो वो बोलता है जब से तुम्हारे साथ इंसिडेंट हो गया तुम लोग काफी ज्यादा ही एंशियस फील करते थे इसलिए मैंने लगाया है। तो हीजू बोलती है कि मुझे भी चाहिए इससे मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ। पर सायन बोलता है अगर मैं कभी फ्यूचर में कभी भी कहीं गायब हो जाता हूँ तो तुम मुझे ढूंढने की जरूरत मत करना, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। वैसा हीजू से बोलता है। तो हीजू बोलती ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहाँ पर सो जाते हैं। हीजू थोड़ी देर बाद सो जाती है। जब सायन देखता है कि वो उसे थपथपा नहीं रही है, फिर वो उसे देखता है और उसको माथे पे किस करता है और सोने लग जाता है। तभी उसको दिखता है कि उसके फोन में जी सांगमू का फोन आ रहा है और उसको पता चलता है कि जो अंकल है वो उठ चुके हैं और वो उसको बुला रहे हैं। अगली पल हम देखते हैं सायन जो होता है उन अंकल का हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि आपने अच्छा करा, बस ये था कि मैं उसको मार नहीं पाया तो मैंने उसको बचा लिया। हालांकि मुझे लगा था कि उसने अपनी सारी मेमोरीज को खो दिया है, पर वो अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था उसके पीछे भी था। तो सायन बोलता है जैसे आपने मुझे रखा और संभाला इसलिए आप उसे भी ऐसा नहीं कर पाए थे। तो सायन पूछता है कि जो ब्लैक पैक्स है वो कहाँ पर है, मुझे उस जगह को जानना है क्योंकि मैं अब इस केस को बंद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप इस चीज का टेक केयर करते थे, मुझे उन्हें ढूंढना है। तो वो अंकल बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सब बताऊंगा क्योंकि अब मैं भी इन चीज में रहना नहीं चाहता हूँ। और हम देखते हैं सायन की जो मम्मी होती है वो एक जगह पर जाती है और जब वो उस घर पे जाती है अंदर की तरफ तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी फोटोज वगैरह होती हैं उसके दादा की सायन के, और वो देख रही होती है इधर उधर। तभी पीछे से उसके हम देखते हैं वो किडनैपर होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन के जो कलीग्स होते हैं यंग, वो बोल रहे होते हैं कि जो सायन है वो दोबारा से हॉस्पिटल में है। तो सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो बोलता है कि हमें लगता है जाना चाहिए उनको थोड़ा बहुत देखने के लिए, पर सब बोलते हैं कि वो हमें बुलाएंगे भी। तो वो कलीग बोलते हैं वैसे भी हमें पता भी नहीं है। तो जो यंगवू होता है वो दोजी के पास देखता है पर दोजी पलट लेता है। तो यंगवू से बोलता है तुम ही हो जो बताते नहीं हो, हमें देखना चाहिए उन्हें। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू और सांगमू बैठे हुए होते हैं और सांगमू बोलता है कि जो हम
हम जाते थे नूरी ड्रीम सेंटर में, वहाँ पर तुम एक बच्चे को लोरी गा के सुला रही थी, तब मैंने ये बात जानी थी उनसे और मुझे पता चला तुम बोल सकती हो। हम फ्लैग में याद करते हैं हीजू जो एक बच्चे को सुला रही होती है लोरी गा के और पीछे से उसकी वो जो मॉम होती है वो देख रही होती है। तो हीजू बोलती है हाँ मुझे याद आया, पर वो फिर सॉरी बोलती है सांगू से और बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो सांगू बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ और वैसे भी तुम्हें इस चीज को मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि मैं पहले एक टाइम में सरप्राइज था पर अब नहीं हूँ। हीजू से सायन के बारे में बताने की कोशिश करती है पर वो मना कर देता है। पर यहाँ पर एक चीज है सांगू बोलता है और हीजू को हम देखते जो जा रही होती है और हमें आवाज सुनाई देती है सांगू को जो बोल रहा होता है कि जो सायन है वो तुम्हें से बचाना चाहता है, वो तुम्हें छुपा नहीं रहा है क्योंकि जितने भी अटैक्स होते हैं उनकी वजह से। और वो याद करती है उस पार्टी के बारे में जिसमें सायन उसे बोलता है वो उसकी वीकनेस है। फिर हम देखते हैं वो स्माइल कर रही होती है और जब अंदर की तरफ जाती है तो सायन रेडी हो रहा होता है। वो उसके पास जाती है, उसकी टाई को पकड़ती है, बोलती है चलो मैं करती हूँ। तो सायन बोलती तुम्हें आता है, तो वो बोलती नहीं, तो सायन से सिखाने लग जाता है और वो उसकी टाई बांध देती है। वो स्माइल कर रहे होते दोनों के दोनों। हीजू से पूछती है तुम आज के लिए ठीक रहोगे, तो सायन बोलता है कि हाँ मैं ठीक रहूंगा और तुम भी बाकी सारी टीम के साथ आ जाना केयरफुल होके। वो उसको गले लगा रही होती है और उसे बोलती है कि तुम भी केयरफुल रहना। तभी उसको यंगवू का फोन आता है और जो सायन उठाता है तो वो सुनाई देता है कि हम दूसरी तरफ यंगवू को देखते हैं एलिवेटर में, जो बोलता है कि हम आ चुके हैं यहाँ पर। वो आ रहा होता है और जो सायन की बात सुन रहा होता है। फिर वो ये भी बोलता है कि हम आपके रूम के बिल्कुल बाहर आने वाले हैं और जब वो खटखटाता है तो सायन एकदम से बाहर आ जाता है। फिर वो उसे एक स्पीच की जो एनवेलप है उसे पकड़ा देते हैं और सायन बताता है कि मैं ठीक हूँ। वो सबको बोलता है कि आप चले जाइए मैं आ जाऊंगा। सब वहाँ से जा रहे होते हैं पर यंगवू रुक जाता है और बोलता है कि मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, पर सायन बोलता है नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा बहुत इंसिस्ट करता है पर सायन बोलता है नहीं जरूरत नहीं है, उसको वहाँ से चला जाने के लिए बोलता है। यंगवू जा रहा होता है पर वो थोड़ा बहुत हम देखते हैं पीछे की तरफ देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल क्लाइमेट डे का एक जगह हो रही होती है, वहाँ पे सारे लोग थोड़े बहुत प्लांट वगैरह दे रहे होते हैं और हीजू को एक जगह देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो खड़ी होती है। फिर सायन उसके पास आता है और पूछता है कि तुम रेडी हो, तो हीजू साइन लैंग्वेज में बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और सायन बोलता है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वो भी साइन लैंग्वेज में बातें कर रहा होता है। हीजू बोलती है कि मैंने इस मूवमेंट का ड्रीम करा था। तो सायन उसे बोलता है कि मैं भी इस चीज को काफी टाइम से देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ खड़ी होगी एक साथ, और वो दोनों स्माइल कर रहे होते एक दूसरे को देखकर। फिर हम दोनों को स्टेज में जाते हुए देखते हैं, वहाँ पर सायन स्पीच स्टार्ट करता है और हीजू उसका इंटरप्रेटर कर रही होती है। हम उसके कलीग्स को देखते जो टीवी में देख रहे होते हैं, उसको काफी ज्यादा ग्रेट बोल रहे होते हैं और हम हीजू के पापा को भी देखते हैं जो उसको ग्रेट बोल रहे होते हैं अपनी डॉटर को ऐसा प्राउड करते हुए। जब हीजू और सायन की जो होती है स्पीच खत्म हो जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ हम ह्यो को देखते हैं जिसके पास सायो का फोन आता है और सायो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता चला जो मैंने तुमसे पूछा था। तो वो ह्योक बताता है कि तुम्हें पता है जो ट्विंस थे उनमें से एक मिसिंग है और एक जिंदा है। तो साया बोलता है तो फिर तो वो बोलता है ह्योक कि हमें उनमें से एक मिसिंग वाला जो था उसको ढूंढने के लिए हमें जो मिसिंग नहीं थे उसको ढूंढना चाहिए, हमें थोड़ी बहुत डिटेल मिल सकती है। तो साया बोलता है चलो ठीक है और हम देखते हैं सायन को कार में कहीं जा रहा होता है और हम फ्लैग में करते हैं जब वो अंकल बता रहे होते हैं कि किस जगह पर जाना है उस जगह के बारे में और ये भी बोलते हैं यही है मेरी जगह जहाँ पर मैंने सारे गलत काम करे हैं। और सायन को हम देखते हैं जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम दोजी को देखते हैं जो हीजू को लेके जा रहा होता है और बोलता है कि सायन ने मुझे बोला था आपको ऑफिस में ले जाने के लिए और उसको कार में उठा देता है एक पानी की बोतल पकड़ाकर। फिर हम सायन को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुका होता है और वो जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर उसे कुछ उभरी उभरी जगह दिखती है और उनके पास उसको फ्लावर्स भी दिखते हैं हर जगह पर। वो एक तरह से दफन कर गए हुई बॉडीज की जगह होती है और वो याद करता है जब वो अंकल जो थे हमेशा सूटकेस लेके जाते थे एक जगह पर वो उन्हें सिर्फ देखता रहता था। सायन देख रहा होता है उस जगह को, तभी उसको ह्योक का फोन आता है। वो फोन उठाता है तो ह्योक उसे बोलता है कि जो मुझे डीएनए मिसिंग लोगों की जो थी रिपोर्ट मिल चुकी है और उसमें मुझे कुछ ट्विन के बारे में पता चला है। वो उसे बता रहा होता है पर बोलता है मैंने तुम्हें भेज दिया, तुम खुद ही चेक कर लो इसको। और हम देखते हैं सायन को जब वो देख रहा होता है रिपोर्ट को तो उसे पता चलता है कुछ और वो थोड़ा क्वेश्चन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम किसी को देखते हैं जिसका हमें पैर दिखता है और जब वो जा रहा होता है तभी उसको सायन का फोन आता है और वो और कोई नहीं दोजी होता है और अंदर की तरफ वो कार में देखता है तो वो हीजू होती है जो बेहोश होती है। दोजी उसे देख रहा होता है और वो ये भी देखता है पानी की बोतल जो पड़ी होती है। वो सायन का फोन उठाता नहीं है, सिर्फ उसको देखता रहता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो फोन कर रहा होता है दोजी को और हम देखते हैं रिपोर्ट में वो दोजी का नाम लिखा होता है जो एक ट्विन होता है दूसरा वाला। फिर सायन हीजू को भी फोन करता है पर जो फोन होता है वो लगता ही नहीं है। जब वो ये सुनता है कि फोन नहीं लग रहा है तो वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और काफी ज्यादा शॉक में भी होता है और वो काफी ज्यादा रोने वाली शक्ल भी बनाता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हीजू सो रही होती है और सायन उसे देख रहा होता है। फिर वो उसे उसके नाम से बुलाता है तो हीजू थोड़ा उठने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो सायन बोलता है कि तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। तो हीजू एकदम से उठने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। पर वो एकदम से बोलता है कि आज सैटरडे है और हीजू फिर उसे मारने लग जाती है, बोलते फिर उठाओ मत, और वो वापस से सो जाती है। और हमें सायन की आवाज आती है जो बोल रहा होता है कि मुझे एक सपना आया था। फिर हम दोबारा से सायन को देखते हैं जो बैठा होता है और उसके पास हीजू आती है जो गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि टूथपेस्ट को नीचे से निकाला करो मिडल से नहीं। फिर वो उसे और भी छोटी मोटी चीजों के लिए सुनाने लग जाती है कि तुम अपने कपड़े भी ढंग से नहीं उतारते हो, उसे सीधा करके रखा करो और अपने सॉक्स को भी
पर सायन बोलता है कि मैंने ऐसा कब करा, पर हीजू उसे और डांटने लग जाती है कि तुम ऐसा ही करते हो हमेशा, और उसे उसकी चीजें दिखाने लग जाती है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और हम सायन की आवाज दोबारा सुनते हैं और वो बोल रहा होता है, इस ड्रीम में हम एक ऑर्डिनरी कपल की तरह थे जैसे हर कोई होता है। फिर हम दोनों को कैंपिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बारबेक्यू भी करते हैं और सायन की आवाज दोबारा आती है जो बोलता है कि वो काफी ज्यादा ही पीसफुल एंड हैप्पी डेज थे, पर हमारे लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल क्यों है, हम बस ऐसे टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। और फिर हम फ्लैशबैक खत्म होने के बाद देखते हैं हीजू को जो बेहोश होती है और सायन को जो उसे कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। दूसरी तरफ हम किडनैपर को देखते हैं जो बाइक में आता है और इधर उधर देखता है और बोलता है कि कहाँ पर है वो, उसने मुझे यही लोकेशन दी थी। और हम उसके फोन में देखते हैं उसने सायन को मैसेज कर रखा होता है कि तुम भी यहाँ पर आओ, हम दोनों एक साथ खेलेंगे। और वो आगे की तरफ बढ़ के जा रहा होता है, वो इधर ढूंढ रहा होता है किसी को और हम पीछे की तरफ से देखते हैं कोई बैट लेकर आ रहा होता है उसके पीछे और किडनैपर उसे बोलता है कि मुझे लगा वो खेलना चाहता है मेरे साथ, पर वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं उसके पीछे दोजी खड़ा होता है। फिर वो किडनैपर बोलता है कि तुम ही हो जो मास्टर हो, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो सामने की तरफ दोजी होता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो दोजी सायन के बगल में खड़ा होता है और वो फोन कॉल को देखता है जो किडनैपर के नंबर से आता है और वो किडनैपर को मैसेज लिख के भेजता है कि कौन सी बिल्डिंग में फायर लगानी है। और किडनैपर उसे लिखता है कि तुमने देखा मैंने जो करा था, और दोजी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ वो उसे मैसेज में लिखता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि अकेले ये चीजें मत करा करो क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे इस चीजें करनी पड़ती है सफाई यहाँ पे। किडनैपर उसे रिटर्न में मैसेज लिखता है कि तुम ऐसे अकेले चीजें मत करा करो, मुझे भी थोड़े मजे लेने इन चीजों से। पर दोजी लिखता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि ये चीजें अकेले मत करा करो। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो देख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि हीजू कहाँ पर है। दोजी उसे कोई आंसर नहीं देता है तो किडनैपर पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर दोजी बोलता है कि तुम ही हो जिसने मुझे झूठ बोला था और उसे बैट उठा के मारता है और वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब यंगवू सायन को वो पर्ची दिखाने के लिए उसके पास जाता है और दोजी उसके पीछे आता है पर वो जा नहीं पाता है, तो वो पर्ची में लिखे हुए नेक्स्ट पेज को उठा लेता है वहाँ से और उस पे पेंसिल फेरता है। उसे पता चल जाता है वो क्या होता है, वो ज्वांग फिशिंग लिखा होता है। फिर हम उसे अगली पल देखते हैं वहाँ पर जाते हुए, जब वो जा रहा होता है उसे दिखता है कि कोई वहाँ पर ऑलरेडी है, तो वो चुपके चुपके जाता है और बाहर से देख रहा होता है कि कौन है, और उसे अंदर की तरफ वो अंकल और वही किडनैपर दिखता है। फिर वो किडनैपर बोलता है कि तुम कहीं जा रहे हो, क्यों, मुझे तुम्हें भागना है दूर, मैंने तो कुछ करा है कि तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत पड़ रही है। तो अंकल बोलते हैं रुकने के लिए, तो वो किडनैपर बोलता है मतलब, तो फिर अंकल बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम ही हो इन चीजों के पीछे और उसको पीछे छोड़ दो, मैंने तुम्हें बोला है। तो वो किडनैपर बोलता है कि पक्का तुमने मेरा न्यूज पे चेहरा देख लिया होगा इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्या तुमने उसको भी बता दिया ये चीजें। तो वो अंकल बोलते हैं कि उस बच्चे ने कुछ भी नहीं करा है। तो किडनैपर से गुस्से से देख रहा होता है। फिर वो अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे और पेरेंट्स, उन्होंने ही तुम्हें मारने की कोशिश करी थी और तुम रिवेंज उस पे क्यों ले रहे हो जिसने कुछ करा ही नहीं है, वो रॉन्ग पर्सन है। ये सुनकर किडनैपर उन्हें धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, उसने कुछ नहीं करा है, उसने मेरी पूरी जिंदगी ले ली, उसने सारी लाइफ मेरी वाली जो थी वो अच्छे से जी, वो मेरा नाम था। तो वो अंकल बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें मुझे कभी जीने ही देना चाहिए था, उसी समय तुम्हें मर जाना चाहिए था और मुझे तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था जब उसने मारा था तुम्हें। तो किडनैपर बोलता है अब रिग्रेट का कोई फायदा नहीं है और मेरे पीछे मत आना और मेरे बीच में भी मत आना काम के, क्योंकि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं किडनैपर को जिसके खून निकल रहा होता है और दोजी बोलता है कि तुम हो रियल सायोन। तो किडनैपर बोलता है इसे तुम हीजू को बार बार ला रहे थे बीच में और इसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर बुलाया भी, क्या तुमने सायन को भी बुलाया है, चलो हम तीनों को एक साथ आना चाहिए फेस टू फेस, इससे हम बात कर सकेंगे। तो दोजी बोलता है कि तुम्हारा चांस मैं बाद में दूंगा और अभी के लिए चुप हो जाओ और उसे मारने लग जाता है। वो दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं और वो किडनैपर बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो अपना काम करना था वो कर चुके हो, और उसे वो पानी में ले जाके डुबाने लग जाता है। पर उसे डुबाता रहता है तभी उसका आईडी कार्ड गिर जाता है और जब किडनैपर पकड़ता है और पूछने लग जाता है कि तुम भी उसी के ऑफिस से हो, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजे लूंगा मैं, और वो उसे मारने लग जाता है। काफी देर तक उसे डुबाता भी रहता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जिसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है उसी जगह का और वो बोलता है कि सायन चलो हम खेलते हैं, और वो किडनैपर का होता है, उस जगह पे जा रहा होता है और काफी ज्यादा ही डेस्परेट भी होता है। जब वहाँ पहुंच जाता है तो वो कार से निकलकर उसके पास जाता है और हीजू को ढूंढ रहा होता है और अपने पुराने टाइम भी याद करता है बचपन के, और वो रियल सायन को भी देखता है जिसने मास्क पहना हुआ होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायन याद करता है उसकी बात को जो बोलता है कि चलो हम खेलते हैं, और वो हीजू का नाम भी लेता है, उसे ढूंढ रहा होता है। फिर वो बोट को देखता है तो उसके पास भागते हुए जाता है और अंदर की तरफ वो ब्लैक बैग होता है उसको देखता है और उसमें से उसे लगता है कि हीजू है, पर वो दोजी निकलता है। फिर वो उसे उठाने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि हीजू कहाँ पर है, हीजू कहाँ पर है। तो दोजी बोलता है कि वो यहीं पर ही है, और सायन पीछे की तरफ देखता है तो उस कार में किडनैपर होता है और पीछे की तरफ हीजू होती है। सायन उसके पास भागता है पर वो कार पीछे की तरफ रिवर्स ले लेता है और हीजू की भी आँख खुल जाती है। वो उसे चिल्ला के बोलती है कि कार को स्टॉप करो, उसे रोकने की कोशिश भी करती है। जब कार स्टॉप जाती है तर के सीधा सायन के पास जाती है और पीछे की तरफ से जो किडनैपर होता है वो उसके पास आने की कोशिश करता है, पर सायन उछल के दूसरी तरफ कूद जाता है। फिर वो कार में से उसको निकालता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो किडनैपर बोलता है कि तुम ही हो जो पहले कभी फिश को यहाँ से निकालता था, वो अब ऐसा है, कितना अजीब नहीं लगता है। तो सायन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए वापस, या तुम्हारा नाम चाहिए, सब ले लो, बस ये चीजें करना छोड़ दो। तो ये सुनकर जो किडनैपर होता है वो हंसने लग जाता है और हीजू पुलिस को कॉल कर रही होती है। वो किडनैपर बोलता है तो तुम मुझे हीजू को भी दे दोगे क्योंकि वो मेरी वाइफ बनेगी, पर
सायन काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, उसे मारने भी लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे लड़ रहे होते हैं और पीछे से किडनैपर वो चाकू भी मारने की कोशिश करता है उसे, पर जब तक वहाँ पर दोजी आ जाता है और वो अटैक कर देता है उन लोगों पे सायन को बचाने के लिए। फिर जब वो अलग होता है तो हम देखते हैं उसके चाकू लग चुका होता है पेट में। किडनैपर जब वो देखता है तो वहाँ से भाग जाता है और दोजी बोलता है कि जाओ उसके पीछे आओ। किडनैपर हंस रहा होता है उसे देखकर और वो भागने लग जाता है। दोजी बोलता है पीछे जाने के, पर वो जाते नहीं है और उसको देख रहे होते हैं क्योंकि उसको काफी ज्यादा खून निकलता है। और वैसे ये बोलता है सायन को कि मैं तुम्हारे साथ इंटेंशनली रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम हो सायन, फिर किसने मेरे भाई को मारा है, वो ऐसा बोल रहा होता है और सायन उसे देख रहा होता है। दोजी काफी ज्यादा पेन में भी होता है और वो फ्लैशबैक में याद करता है जब सायन हिजू से बोलता है कि हम दोनों अब नॉर्मल कपल की तरह वेव करेंगे और मैं उसे सब कुछ देना चाहूंगा। ये सुनकर दोजी काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है उस समय। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सायन जो होता है वो दोजी को देख रहा होता है और दोजी बोलता है कि जो पहाड़ पे था जिसने पुश करा था उसे, वो भी मैं था। और हम देखते हैं जब वो लोग बस में होते हैं तो दोजी उन दोनों को देख रहा होता है और वो किसी को मैसेज लिख के भेजता है कि आज डी डे है, प्लान को चेंज कर दिया है। उसकी आवाज आती है, मैं बोल रहा होता है जैसे मैंने अपनी ओनली फैमिली को खोया है वैसे ही तुम भी खोओगे, वो ऐसा बोल रहा होता है और वो हिजू को वहाँ से धक्का देता है पीछे से। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम दोजी को देखते हैं जो रो भी रहा होता है और काफी ज्यादा पेन में भी होता है। तो हिजू से बोलती है कि ये वो नहीं है, वो दूसरा वाला था। फिर दोजी बोलने लग जाता है तो तुम कौन हो, मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था, तुम सायन क्यों नहीं निकले। वो ऐसा गुस्से और रोते रोते बोल रहा होता है और सायन उसका खून रोकने से बचा रहा होता है। इसकी वजह से दोजी बेहोश भी हो जाता है और सायन उसका नाम चिल्ला रहा होता है। अगली पल हम देखते हैं पुलिस वाले वहाँ पर आ चुके होते हैं और सायन अपने हाथ को देख रहा होता है और वो याद करता है जब वो दोजी को पहली बार मिला था और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था। फिर हम देखते हैं कि सायन उसे पोजीशन देता है अपने ऑफिस में और जब दोजी ये सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मैं काफी अच्छा काम करूंगा। वो काफी स्माइल भी करता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सायन को देखते हैं जब ये हाथ को देख रहा होता है तो हिजू उसके पास आती है और उसको पोछने लग जाती है। फिर सायन थोड़ी देर रुकता है और बोलता है कि मैंने सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ रखी थी, मैंने फोन ट्रैकिंग, लोकेशन वगैरह, तुम्हारे लिए जो भी बातें थी सारी चीजें उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दी थी। तो हिजू से देखकर बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर सायन बोलने लग जाता है तो ये सारी चीजें कहाँ पर गलत होने लगी, मुझे लगता है वो सही था। वो किडनैपर की बात करता है कि मैं यहीं पर ही रहता था पहले और यहाँ पर फिश को कैच करता था। हिजू से ब्लैंकेट उड़ाने लग जाती है। दूसरी तरफ हम किडनैपर को देखते हैं जो अपने आप को एंटीसेप्टिक लगा रहा होता है और काफी ज्यादा जलन की वजह से रोता है और वो गाली देने लग जाता है कि ये सारे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे लगता है इन सबको मरना है। और वो फ्लैशबैक में याद करता है जब वो अपनी मम्मी से मिला था। फिर वो फोटो में देखता है अपने दादा की और बोलता है इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आने वाली है ना 3 दिन में, एग्जैक्टली इससे 1 साल पहले इस समय में मैंने इसको न्यूज में देखा था और मुझे पता चला था कि ये मर गया है। तो एकदम से सारी मेमोरीज जी तो मेरे पास आई थी। इसका फेज जो था वो ऐसा था कि इसने मेरे सारे मेमोरीज को ट्रिगर करा था और मुझे अपने सारे डूबने वाले टाइम भी याद आ रहे थे जो उसने मुझे डुबाया था। हम उसकी मम्मी को देखते हैं जो उसको देख रही होती है और किडनैपर बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था, क्या शेम की बात है, मुझे खुद मानना चाहिए था इसको, मुझे ये खुद करना चाहिए था। किडनैपर उसकी मम्मी को देख के बोलता है कि क्या हुआ, क्योंकि सायन की मम्मी उसके हाथ को देख रही होती है तो वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा गंदे हैं ना। तो वो एकदम से रोने लग जाती है जिसकी वजह से वो किडनैपर थोड़ा सा उसे देखने लग जाता है, पूछने लग जाता है कि तुम रो रही हो, क्यों, तुम मुझे पिटी करती हो इसलिए रो रही हो। तो सायन की मम्मी बोलती है नहीं, मैं ट्रिक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मर चुके हो पर तुम जिंदा हो, इस ओल्ड मैन ने मुझे ट्रिक करा था। तो किडनैपर बोलता है तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुमसे आके मिलूं, यहाँ पर मुझे पता है कि तुम भी इस चीज में शामिल थी। पर सायन की मम्मी रोने लग जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल मानना चाहती थी, इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला था। वैसा रोते रोते बोल रही होती है। वो किडनैपर से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके पापा की सिक्योरिटी और बाकी लोग आ जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो सायन की मम्मी को बेहोश कर देते हैं। किडनैपर भागने की कोशिश करता है पर वो उसे पकड़ लेते हैं और एकदम से किडनैपर किसी गार्ड को पकड़ता है और उसे दिखाता है कि मार देगा। फिर वो अपनी मम्मी को लास्ट बार देखता है और वहाँ से भाग जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो देख रहा होता है अपने आप को शीशे में और दूसरी तरफ सायन की मम्मी को देखते हैं जो सोफे में लेटी होती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। उसकी मम्मी उसके पापा से लड़ती है क्योंकि वो उसी का बेटा है, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है, पर उसके पापा उस पर रहम नहीं दिखाते हैं। सायन की मम्मी रोती भी है पर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऐसा इंसान है जो दूसरों को मारता था। वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूरी को जो न्यूज दे रही होती है जो चीजें उस जगह पर हुई होती है और वहाँ पर सायन के बारे में बोलती है। सायन के कलीग ये सारी चीजें काफी सुनकर टेंशन में भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर दोजी का नाम भी आता है। वो बोलते हैं कि दोजी हमेशा इनके साथ था, ये कैसे हो सकता है। वो सारे काफी ज्यादा ही टेंशन में होते हैं और हम सायन के मम्मी पापा को देखते हैं जो सायन को फोन करते हैं पर सायन उठाता नहीं है। फिर हम सायन को देखते हैं जो फोन को काट देता है, उसके पापा का फोन आता है और वो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जो ये कंप्यूटर था इसमें सारी चीजें हैकिंग वाली थी और ये एज अ बैकडोर हैकिंग थी। वो दोनों उसके बारे में बात करते हैं पर उसमें कुछ चीज प्रॉब्लम आती है जिसके लिए सायन बोलता है कि दोजी से बात करनी चाहिए ना, फिर
इसके लिए, पर पुलिस वाले कहते हैं कि वो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है इस सुबह से और तुम्हें पता ही है क्या हुआ है। फिर हम सायन को देखते हैं जो दोजी के पास जाता है और वो देखता है कि उसकी हथकड़ी लगी है और एक हाथ पे उसका हाथ कटा हुआ है जिसमें पट्टी बंदी होती है। सायन उसे बोलता है कि ये तुम्हारे साथ सही हुआ, मुझे नहीं पता था कि तुम ही थे जो इस कल्प्रिट को सारे इन्फॉर्मेशन और उसकी हेल्प करते थे और तुमने मेरे को पागल बनाया था। तुम्हें काफी ज्यादा ही फील हो रहा होगा ना एम्प्टी एंड एम्बेरेस, और तुम्हें डिसेपर होने का मन कर रहा होगा क्योंकि तुमने जो सोचा था कि मैं सायन होगा पर मैं नहीं निकला। जो रिवेंज तुम चाहते थे अपने भाई के लिए पर तुम निकाल नहीं पाए क्योंकि मैं वो था ही नहीं, और अगर ये चीजें सिर्फ मेरे लिए होती तो मैं पीछे छोड़ देता, पर तुमने हीजू को भी इसमें इन्वॉल्व करा तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो तोजी बोलता है कि तुम्हारा कोई इसमें राइट नहीं है कि मुझे ब्लेम करो, तुम्हें सारी लाइफ थी जो अच्छी थी क्योंकि तुम सायन थे। फिर तोजी बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं खुद इसमें ही पे करता रहूंगा, मैं दूसरों को भी पे करवाऊंगा जो मेरे साथ इसमें इंक्लूड थे। तो सायन बोलता है कि मुझे हेल्प करो कि मैं लोगों को कैच कर सकूं, पर दोजी बोलता है कि तुम्हें मुझे पागल बनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे पता है कि तुम ये जो सायन के फैमिली वाले हैं इनकी सीक्रेट्स को एक्सपोज नहीं करोगे कि तुम इस लाइफ में जी रहे हो, तुम इसको छोड़ना भी नहीं चाहोगे। तो सायन बोलता है कि तुमने मुझे सेव क्यों करा, कभी तुमने सोचा है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम नफरत करते हो। तो दोजी उसे देखता है और रुका आता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। फिर सायन बोलता है कि अगर तुम्हें लाइट सेंटेंस चाहिए तो तुम्हें पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और वहां से कहके वो जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो दोजी से बोलता है कि तुमने मुझे कभी भी डाउट नहीं करा, मुझे हमेशा लगता था कि तुमने मेरे को देख लिया है क्योंकि मैं हमेशा ही थोड़ा डरा हुआ सा रहता था। सायन थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसे देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ट्रस्ट करा था और मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ पर मैंने फिर भी तुम्हें ट्रस्ट करा था। दोजी से देखता है, फिर नीचे की तरफ ना सर झुका लेता है और सायन उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है ये अब लेट हो चुका है पर तुम मेरे को भी एक बार ट्रस्ट करने की कोशिश करो। और दोजी उसे सामने देखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले जो हड्डियां, कुछ जूते वगैरह वो सारे विक्टिम और बच्चों के निकाल रहे होते हैं जहाँ पर दफने हुए होते हैं। और फिर हम एक जगह पर यूरी और सांगू को देखते हैं जो यूरी पूछ रही होती है कि तो मतलब सायन उनका रियल बेटा नहीं है और वो उन्हें बस रेस कर रहे थे क्योंकि जो रियल सायन है वो सबको मार रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि एक तरह से उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है कि तभी फिर यूरी पूछती है कि इसमें और भी चीजें हैं और वैसा मुझे लगता है कि सायन के साथ कितना गलत हुआ है, उसके लिए कितना ज्यादा ही लोनली और हार्ड रहा होगा, वो ऐसा बोल रही होती है। तो वो सांगू से बोलते है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें उसे कंफर्ट देना चाहिए क्योंकि एक तरह से ग्रीन लाइट होगी। तो सांगू ये सुनता है तो बोलता है ग्रीन लाइट, तो यूरी बोलती है हाँ, और उसके फोन से बोलती है कि चलो तो फोन कर लो जल्दी जल्दी। कि तभी वहाँ पर सायन का फोन आता है और यूरी बोलती है देखो ये एक टेस्ट नहीं है क्योंकि उसने तुम्हें फोन कर दिया है, और सांगू बात कर रहा होता है फोन पे। फिर अगली पल देखते हैं हम उन्हें पार्किंग में जाते हुए और वहाँ पर सांगू बोलता है कि उन्होंने ढूंढ लिया है, पर वो काफी ज्यादा ही नर्वस होता है। तो यूरी बोलती है मैं ड्राइव करूंगी और वो कार में बैठ जाते हैं दोनों। अगली पल हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर जब वो जाते हैं वो देखते हैं जिसमें कुछ एविडेंस होते हैं जो सांगू बता रहा होता है कि ये किन किन बच्चों के होते हैं, और वो काफी ज्यादा ही इमोशनल भी होता है। फिर हम उसे देखते हैं वो एक जगह पर बैठकर फोटो देख रहा होता है उन्हीं बच्चों के ऑर्फनेज की, और यूरी उसके पास आती है, उसे थोड़ा बहुत चेयर अप करने की कोशिश करती है। सांगू थोड़ी बहुत बातें बताता है उन बच्चों के बारे में और यूरी जब चेयर अप कर देती है उसे तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम इना को देखते हैं जो बोलती है कि तो इसका मतलब जो रियल सायन है वो जिंदा है और वही था जो इस सारे थ्रेड्स के पीछे था। तो हीजू बोलती है हाँ। फिर इना खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तो मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें क्या हो रही थी, और वो सारे एविडेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना तो मुझे याद है कि मैं एक बार यार्ड में गई थी जहाँ पर यूजिन रो रहा था, और वहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसका भाई रो रहा होता है छोटा और पीछे से कोई भाग जाता है, और हमें यूरी की आवाज आती है जो बोल रही होती है कि वो हमारे ही एज का लग रहा था और मुझे लग रहा है कि वो ही शायद सायन था। पर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम ईना को देखते हैं जो बोलती है कि जब मैंने दोबारा से सायन को देखा तो वो काफी ज्यादा ही टॉलर था जो हमने बच्चों को देखा था मैंने उस टाइम, तो मुझे लगता है कि शायद वो लड़का वो था ही नहीं। तो हीजू बोलती है कि हाँ जो तुमने लड़का देखा होगा वो रियलिटी में रियल सायन होगा। तो इना बोलती है कि तुम्हें पता है वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसी के बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने के बाद वो जो रियल सायन था वो डिसअपेयर हो गया था। तो हीजू थोड़ी देर के लिए रुकती है और सोचने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि जो हमारा एक्सीडेंट था वो मतलब सिर्फ एक्सीडेंट ना रहा हो। तो इना बोलती है कि हाँ शायद, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है यूजिन ने उसका फेस देख लिया था जो रियल सायन था, इसलिए जो सायन की फैमिली थी उन्होंने ही ये चीज करी हो इस चीज को छुपाने के लिए। और पीछे से कोई आ रहा होता है तो हीजू देखती है पीछे मुड़कर, और उसकी मम्मी होती है जो आ रही होती है उसे बोल रही होती है, काफी तेज सुनाने भी लग जाती है कि जब वो हिना को देखती है तो पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इसके सारे घर बार लेना आई हो, मुझे लगता है तुम। वो उसे काफी ज्यादा सुना रही होती है। फिर वो हीजू पे आती है और उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें इसको रखना नहीं चाहिए था, तुम क्यों कर रही हो यहाँ पे। तभी एकदम से हीजू बोलती है कि मैं रिग्रेट करती तुम्हें प्यार कर कर, पर मुझे लगता है कि वो प्यार था ही नहीं। उसकी मम्मी थोड़ी शॉक होती है और बोलती है कि तो मतलब इना के सामने भी बोलने लग गई हो। तो हीजू उठ जाती है और बोलती है कि मुझे लगा था अगर तुम्हारी बात सुनती रहूंगी और सारे काम करूंगी जो तुम बोलती हो तो तुम मुझे प्यार दिखाओगी और मेरे को एक बार देखोगी। और हम सायन को देखते हैं जो घर की तरफ आ रहा होता है और हमें हीजू की आवाज आ रही होती है, पर
पर मुझे अब कोई प्यार करता है तो मुझे पता चल गया है कि क्या होता है। फिर हम हीजू को देखते जो बोलती है कि हम प्यार उन लोगों को करते हैं जिसको हमें सेक्रीफाइस नहीं देना होता है, बल्कि हम उनके लिए देते हैं। पर मैं रिग्रेट करती हूँ तुम्हारे साथ ऐसा करके। मैंने कितनी चीजें छोड़ी पर तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिखाया। और उसकी मम्मी से शौक देख रही होती है। फिर उसे बोल रही होती है कि तभी हीजू चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि मुझे बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों को अब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली हूँ, तो मुझे अब बिल्कुल नहीं बोलना और मैं कभी भी प्रेसिडेंट की डॉटर इन लॉ भी नहीं रहूंगी, तो खुश हो जाओ और यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं उसकी मम्मी को जा रही होती है और पीछे मुड़ के उसको 2-3 वर्ड्स बोल के वापस चली जाती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो बैठी होती है तो उन्हें उसे पानी दे देती है और उसे बोलती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हें पता है जो मुझे डीएनए रिपोर्ट्स मिली थी, मुझे पता चल गया शायद मुझे वो किसने दिया था। तो हीजू पूछती है किसने, और अगले ही पल हम देखते हैं सायन को जो अपनी कार में आ रहा होता है पार्किंग लॉट से, फिर घर पे आता है और सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर सारी कैंडल्स बिछी हुई होती हैं और वो देखता है अंदर जाके तो हीजू को जो उसने ड्रेस खरीदवाई थी वो पहनकर आती है और उसको नीचे की तरफ धक्का देकर सोफे में बैठा देती है और उसे एक एनवलप पकड़ा देती है। हीजू से बोलती है कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें सारी चीजें याद दिलवा देती हूँ कि जो दूल्हा होगा वो कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं कर सकता है, और अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो हम अपनी मैरिज को पब्लिकली अनाउंस करेंगे, और अगर इनमें से कोई भी चीज वायलेटेड होगी तो तुम्हें 2 मिलियन बोन देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी। फिर हीजू से देख के बोलती है कि मुझे पता चल गया अब इसका मतलब क्या था। और हम देखते हैं जब सायन उसे बताया था कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही पसंद करा था। फिर हीजू बोलती है कि मुझे पता नहीं पर मुझे लगता है कि शायद वो 3 साल पहले हुआ होगा, मैरिज से पहले की बात होगी, क्योंकि जिस इंसान ने डीएनए रिपोर्ट दी थी इना को वो तुम ही थे, है ना। और सायन फोन देखता है जो हीजू से पकड़ाती है, उसमें मैसेजिंग को देख रही होती है और हम देखते हैं जब सायन ने उसे लिखा होता है इना को कि हीजू होगी वो ब्राइड बनेगी, सिर्फ ब्राइड ही एक्सचेंज होगी। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सायन को देखती है और हीजू बोलती है कि मैं कभी भी किसी की स्टैंडर्ड नहीं थी क्योंकि मैं ही थी हमेशा से फर्स्ट चॉइस तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ, तो ये चीजें जब सारी खत्म हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगे, वो ऐसा सायन को देख के बोलती है। फिर सायन उसे थोड़ी देर के रुकता है और बोलता है कि नहीं, और उसे बोलता है कि जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, और वो उसे अपने साथ बिठा देता और उससे कन्फेशन करता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार की नजर से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम दोजी को देखते हैं जिसके पास रिपोर्ट्स होती है उसके भाई के जो भी चीजें मिली हुई होती हैं, और पुलिस वाले उसे बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें मिली होती है। जब वो पिक्चर देखता है तो वो पहचान जाता है वो इसके भाई की है, और वो फ्लैग में याद करता है जब वो उसी घर के पास आता है और उसके भाई का जूता मिलता है और वो चिल्लाता है उसके भाई का नाम रोते रोते। फ्लैशबैक में हम दोजी को देखते हैं जो काफी ज्यादा रोने लग जाता है अपने भाई के सामान को देखकर और काफी देर तक रोता है। फिर हम सायन को देखते हैं जो फोन पे बात कर रहा होता है, जो सांगू से लिखता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को ढूंढ लिया तुम्हारे वजह से, थैंक यू। तो सायन लिखता है कि उसमें अभी भी एक आइडेंटिफाई पर्सन है, तो सांगू को मैसेज आता है कि वन ऑफ द ट्विंस। तो सायन बोलता है हाँ। पुलिस वाले वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उसे देख रहे होते हैं, तो सायन अंदर की तरफ जाता है और वो दूजी से बोलता है कि पहले मैं भी सोच रहा था कि मैं भी इन चीजों को खत्म कर दूंगा जब मैं अपना रिवेंज ले लूंगा, और ये चीजें खत्म होने के बाद मैं भी यहाँ से डिसअपेयर होने वाला था, ऐसा सायन बोलता है। तो जो उससे पूछता है तो तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तो सायन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं ये लाइफ जीऊंगा अपना रिवेंज लेने के बाद भी, और मैं उस इंसान के साथ जीऊंगा जिसके साथ मुझे जीना चाहिए। तो तुम भी ट्राई करोगे क्योंकि तुम्हारे पास भी तुम्हारी जिंदगी है अभी, तो उसके ऊपर मत खर्च करो अपनी सारी जिंदगी। तो दोजी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हारी हेल्प करने के बाद ही मैं सोचूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को देखते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किडनैपर अब कहाँ पर है। अगले सीन में हीजू इना जो इना के पापा के साथ होते हैं और वहाँ पर वो दोनों क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं उसके पापा से। हीजू बोलती है कि तो कल्प्रिट कौन है। फिर इना देखती है अपने पापा को और हंसने लग जाती है, बोलती है मुझे लगता है आपको ही पता था कि वो बोल सकती है क्योंकि आप तो पापा है, आपके ऊपर से कुछ भी नहीं जाता है। तभी इना बोलती है अपने पापा से कि तो मुझे ये बताओ कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कवर अप करने की क्यों जरूरत पड़ी थी, आपने ऐसा क्या करा था सायन के फैमिली के साथ डील जो आपने उस केस को बंद कर दिया था। और हम देखते हैं उसके पापा को जो सोच रहे होते हैं, फ्लैश में याद करते हैं उसके पापा गल लेके खड़े होते हैं और नीचे की तरफ कौन होता है, वो सायन के ग्रैंडफादर होते हैं। वो उसे बोल रहे होते हैं कि तुम अगर मुझे मार भी दोगे तो फायदा क्या होगा क्योंकि तुम्हारा रिवेंज तो मिलेगा नहीं। पर इना के पापा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने सन को खो दिया है, तुम क्या चाहते हो। ग्रैंडफादर बोलते हैं उसके कि वैसे भी मैं अपने ग्रैंडसन को यहाँ से कहीं दूर भेज दूंगा तो तुम्हारा सन और मेरा ग्रैंडसन दोनों ही वहीं चले जाएंगे, ये कैसा रहेगा। ये फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं इना के पापा को और इना बोलती है कि हमें बताओ क्या हुआ था उस टाइम, आपने क्या चीज इससे गेन करी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन के पापा मम्मी जो कि उसके ग्रैंडफादर का डेथ एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। बाहर की तरफ एक कार आती है जिसमें से इना, हीजू और उसके पापा निकलते हैं जो कि हाथ में गन लेकर रखते हैं। और हीजू जब ये देखती है तो अपने फोन से जल्दी सायन को मैसेज कर देती है और सायन कार से आ रहा होता है दूसरी जगह से। तभी इना के पापा अंदर जाते हैं और गन सामने की तरफ करने लग जाते हैं सायन के पापा के, और इना और हीजू देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो लोकेशन को क्रैक कर लेते हैं किडनैपर की। और फिर वापस से हम इना के पापा को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं मुझे उस समय ही मार देना चाहिए था तुम लोगों की, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया था और वैसे भी वो कहाँ है जिसको तुमने छुपा रखा है। वो ऐसा गन सायन के पापा को दिखाया करते हैं कि तभी वहाँ पर एक चीज ब्लास्ट होती है और सब नीचे की तरफ झुकने लग जाते हैं। और हम सायन की मम्मी को देखते हैं
जो याद करती है फ्लैशबैक में जब उनकी कार आती है और वो जा रही होती है अंदर की तरफ, तभी उनको एक मास्कमैन मिलता है जो कि किडनैपर होता है और उसे बुला रहा होता है। तभी फ्लैशबैक खत्म बाद सारे आग जलने की वजह से वहां से भागने लग जाते हैं इधर उधर। बाहर की तरफ सायन आता है जो पुलिस वाले से फोन पे बात करता है और वो उसे बता रहे होते हैं कि हम इस एड्रेस पे आने वाले हैं क्योंकि यहीं पर ये किडनैपर। और सायन पूछता है कहाँ पर। तभी हम देखते हैं सायन को जो भाग रहा होता है काफी तेज, क्योंकि वहीं पर ही किडनैपर होता है। और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर इना दिखती है और बताती है कि ही जो मिल नहीं रही, क्योंकि मैंने ढूंढा मेरे साथी पर मिली नहीं। तो सायन बोलते तुम जाओ मैं ढूंढ लूंगा, और वो अंदर जाके ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और वो किडनैपर का होता है, बोलता है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको रियली में मार दूंगा। और वो हीजू की बात कर रहा होता है। वहाँ पर आग लग चुकी होती है और हम देखते हैं कार पे जहाँ पर हीजू होती है कार चला रही होती है। और किडनैपर बोल रहा होता है कि तुम जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो दुनिया में, मैं उसको मार दूंगा। और हीजू को बोलता है बात करने के लिए फोन पे। सायन उसे बोलता है कि सारी चीजें मेरे साथ है तो मेरे साथ सेटल करो, मेरी वाइफ को मत लाओ इसमें। वो उससे बोल रहा होता है, पर किडनैपर बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे सारी चीजें ले लूंगा, क्योंकि जब मैं उस समय डूब रहा था तुमने मुझे सिर्फ देखा था, उस टाइम कुछ हेल्प नहीं करी थी। और हम फ्लैश में याद करते हैं जब वो सायन को डुबा रहा होता है उसका ग्रैंडफादर, पर जो हमारा दूसरा सायन होता है वो देख रहा ही होता है बस। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो बोलता है कि अब मैं भी सिर्फ देखूंगा और इसको मार दूंगा। और हम सायन को देखते हैं जो लोकेशन को ऑन करता है। वो उसे बोलता है कि बिल्कुल भी कुछ मत करना, पर कि तभी हीजू बोलते है कि मत आना यहाँ पर। वैसा रोते रोते बोलती है और ये भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारी कभी हेल्प करना चाहती थी। और अपने कार की स्पीड बढ़ा देती काफी तेज और रोते रोते बोलते हैं कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वो कार को एक जगह से उड़ा देती है। जब सायन ये चीज सुनता है तो वो काफी चिल्लाता है तेज हीजू का नाम, और वहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका होता है, रो भी रहा होता है। अगले पल हम देखते हैं वहाँ पर कार मिल चुकी होती है पर उन्हें कोई बॉडीज नहीं मिलती है। और वहाँ पर ह्योक जो रिपोर्टर होता है वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है और बता रहा होता है कि बॉडी नहीं मिली अभी तक। और वो किडनैपर की पिक्चर भी दिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे रिपोर्टर्स होते हैं और हम सायन को देखते हैं जो स्पीच के लिए आ रहा होता है। जब सामने की तरफ वो देखता है तो सारे लोग काफी ज्यादा कैमरा खोल के रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें दर्द होने लग जाती हैं। तो जो ह्योक होता है बोलता है कि ये एक स्कैंडल नहीं है, काफी इंसिडेंट हुआ है, तो अपनी कैमरेस को बंद करो और सब बंद कर देते हैं। सायन एक पर्चा लेता है और उसमें से बोल रहा होता है कि मैंने काफी टाइम से एक चीज को हिडन करके रखी थी, कि मैं पार्क यू योंग का पोता नहीं हूँ और पार्क जंग हो का भी बेटा नहीं हूँ। ये सुनते ही सारे अब रिपोर्ट से बात करने लग जाते हैं एक दूसरे से। और जो पार्क सोयन नाम है वो मेरा नहीं है, वैसा बोल रहा होता है। और हम सांगवू देखते हैं जो देख रहा होता है उसका न्यूज। फिर सायन बोलता है कि बस एक चीज मैं क्या कह सकता हूँ ट्रुथफुली, वो ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक वाइफ है। मेरी वाइफ जो है 28 को किडनैप हो गई थी 2 दिन पहले, उस पर्सन से जो बहुत टाइम से मुझे थ्रेटन और किल करने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और सब लोग उसकी सर्च भी कर रहे हैं, पर मेरी जो वाइफ है उनका अभी तक पता नहीं चल चुका है। और मैं कभी भी किसी चीज से पहले जो हूँ उनका हस्बैंड हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी इन चीजों में अगर आप हेल्प कर सके तो कॉपरेट कर सके। और हम पीछे की तरफ देखते हैं हीजू की फोटो आती है और वो बोलने लग जाता है कि मेरी वाइफ का नाम है होंग हीजू, ये 28 ईयर्स के ओल्ड की है और उसकी हाइट बताता है। और हम देखते हैं सायन के सारे कलीग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और दूसरी तरफ हीजू के कलीग्स भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। यूरी भी ये देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक में होती है। फिर सायन बोलता है कि वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, और वो रो भी रहा होता है। कुछ अच्छे मूवमेंट्स को हीजू के साथ याद भी करता है और वो बोलता है कि अभी तक मैंने उसके लिए काफी चीजें नहीं करी है और मैंने उसके अभी तक हैप्पी भी नहीं करा है। वो रोते रोते बोल रहा होता है और कुछ बीच बीच में उसको फ्लैशबैक पे ही आते हैं, मुझे उसे सारी चीजें देनी थी। और हम देखते हैं हीजू के कलीग्स अभी भी रो रहे होते हैं। वो ये बोलता है लास्ट में कि मैं चाहूंगा कि आप सब मेरी हेल्प करें जिससे मेरी वाइफ रिटर्न आ सके वापस। और वो एक बार आखिरी बार गुड बाय करता है और हीजू की फोटो को देखने लग जाता है और वहाँ पर रोता भी है और खड़ा होता है, देख रहा भी होता है। अगले सीन में हम वापस से देखते हैं उसी टाइम को जब सायन और हीजू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सायन बोलता है हीजू से कि मैं हमेशा ही किसी और की जिंदगी जी रहा था, तो मैं सोचता था कि मैं कभी पैदा ही क्यों हुआ। वो रोते रोते बोल रहा होता है और हीजू भी रो रही होती है। पर मुझे समझ में आ गया है, शायद मैं ऐसा पाक सोयन इसलिए जी रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें ढूंढना था। मेरी जो आंसर थी वो तुम थी, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और रो भी रहे होते काफी तेज। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। 3 साल पहले का समय, वेडिंग डे। हीजू और सायन घर पर आ रहे होते हैं और हीजू सायन को देख रही होती है। फिर वो कपड़ों को चेंज कर अपने बेडरूम में आती है और वहाँ पर वेट कर रही होती है सायन का। पर उसको मैसेज आता है सायन का कि वो बोलता है कि बेडरूम में तुम उसमें रहोगी और मेरा दूसरा कमरा रहेगा, तो हम दोनों को एक दूसरे के पास आना नहीं पड़ेगा और तुम यहाँ पर ही मत आना। और अपने बेड में सो जाता है। अगली सुबह हीजू ब्रेकफास्ट बनाती है और वो टेबल लगा रही होती है कि सायन आता है और उसे बोलने लग जाता है कि क्या मैंने तुम्हें टेक्स्ट नहीं भेजा था, उस टेक्स्ट में मैंने लिखा था ना कि तुम्हें कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। हीजू वहीं खड़ी रहती है। फिर हमें सायन की आवाज आती है जो बोलता है कि मुझे लगता है शायद मुझे उस समय तुम्हारे पास आना चाहिए था और तुम ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं उसे लिफ्ट में जाते हुए और अपनी लिफ्ट से वापस से बाहर आता है, निकलकर हीजू के पास आता है और बोलने लग जाता है कि क्या तुम पसंद करती हो कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, हाँ या ना। और हीजू अपना सर हिलाती है तो
वो बोलने लग जाता है कि मैं चाहूंगा कि हम चीजें स्लोली लें और एक दूसरे को जाने। तो हीजू उसके लिए हाँ करती है और सायन स्माइल करता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और हम देखते हैं सायन को जो आग में होता है और वहाँ पर हीजू को ढूंढ रहा होता है और इन्हें से बताती है कि हीजू को नहीं मिल रही है। तो वो आगे तरफ जाता है, ढूंढने लग जाता है। फिर उसे किडनैपर का फोन आता है और वो बोलने लग जाता है उससे कि हीजू मेरे पास है, मैं उसको मार दूंगा आज। सायन अपनी कार में जाता है भागता हुआ हीजू के पास, पर हीजू से बोलती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इस बार बचाना चाहती हूँ, और वो गाड़ी को उड़ा देती है और सायन वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। फिर हम उसे देखते हैं अपनी कार को उसी जगह पर ले जाते हुए। जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो देख रहा होता है हीजू का लोकेशन कहाँ है। तभी उसे फोन आता है, उसे पता चल जाता है लोकेशन। तो वो लोकेशन में जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को देखता है और पुलिस वाले उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ है और वहाँ पर हमें सिर्फ कार मिली जो काफी ज्यादा डैमेज है, लेकिन हमें कोई भी बॉडीज नहीं मिली है। और वो उसे एक सैंडल पकड़ाते जो कि हीजू की होती है। वहाँ पर हीजू की फैमिली भी आ जाती है, उसकी मम्मी देख रही होती है कि हीजू नहीं है, चिल्लाने भी लग जाती है, उसको ढूंढ रही होती है। सब वहाँ पर काफी ज्यादा ही टेंशन में होते हैं क्योंकि हीजू मिली नहीं होती है। हीजू की मम्मी काफी ज्यादा ही टेंशन में होती है वहाँ पर और चिल्ला भी रही होती है उसका नाम। सायन उन्हें देख रहा होता है, उन लोगों में से उसको दिखता है कि उसकी मम्मी नहीं है। तो वो कार के पास जाता है और वहाँ पर उसे दिखता है कुछ। तो पुलिस वाले को बताता है कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। और अगले ही पल देखते हैं जो पुलिस वाला होता है वो चेक कर रहा होता है कि जब आग लगी थी तो उसकी मम्मी वहाँ नहीं थी और वो सायन को बता रहा होता है। तो सायन घर पर जाकर गैराज में जाता है और वहाँ पर कार पे देख रहा होता है। कार में वो रिकॉर्डिंग देखता है पर वो मिलती नहीं है। तो फिर वो फोन करता है पुलिस वालों को, बताता है कि इसमें डिलीट हो रखी है सारी रिकॉर्डिंग कार की। जब वो ये करके कार से निकलता है तो उसको दिखता है कि उसकी मम्मी आती है सामने की तरफ और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सायन थोड़ा गुस्सा होकर पूछ रहा होता है कि मुझे पता है तुम उस सीन में नहीं थी तो तुम कुछ कर रही थी ना, और मुझे पता तुम्हारा बेटा भी वहाँ नहीं है क्योंकि अगर तक वो मरा हुआ होता तो तुम यहाँ पर ऐसी नहीं आती और कम से कम रो रही होती। तो उसकी मम्मी से देख रही होती है और बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ है, पर मैं चाहूंगी कि तुम अब वो चीज झेलो क्योंकि मैं इतने साल तक ऐसे जिंदा रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है, मर गया है और मैं रो रही थी, पर अब तुम्हें करना चाहिए ये चीज। और वो सायन को देख रही होती है। फिर हम 4 दिन हो चुके होते हैं एक्सीडेंट को और उसमें यूरी को देखते हैं जो न्यूज में बता रही होती है सायन के बारे में, जो उसने अभी तक रिवील करा होता है हीजू के बारे में। फिर वो कुछ देर के लिए रुक जाती है और सारे रिपोर्टर वहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि वो क्यों रुक गई है। तभी यूरी बोलती है कि मैं चाहूंगी कि आप उनकी वाइफ को ढूंढने में उनकी हेल्प करें, और वैसा बोलकर अपनी स्पीच एंड करती है। फिर हम सांगवू देखते हैं जो कार चला रहा होता है यूरी के साथ, और यूरी काफी ज्यादा सोच में पड़ी होती है। तो सांगवू पूछता है कि तुम उसी के बारे में सोच रही हो क्योंकि तुम्हें ह्यूजी ने बताया नहीं था कि वो सायन से शादीशुदा थी। तो यूरी बोलती है हाँ ऐसा कुछ है, अगर वो मुझे मिलेंगी तो मैं उनसे काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाएंगी। फिर सांगवू ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि हीजू बोल भी सकती है, और जब यूरी सुनती है तो बोलती है कि अगर वो मिलेंगी तो मैं उनकी वॉइस जरूर सुनना चाहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक्सीडेंट वाले सीन में वॉलंटियर के लिए ग्रुप आते हैं जो हीजू को ढूंढ रहे होते हैं, और वहाँ पर हीजू के कलीग्स वगैरह और सायन के कलीग्स भी होते हैं। तभी यहाँ पर यूरी और सांगवू पहुंच जाते हैं और वो देख रहे होते हैं और सब उनको थैंक यू और वेलकम भी कर रहे होते हैं वहाँ पर ढूंढने के लिए हीजू को। फिर वो पूछने लग जाते हैं कि सायन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो एविडेंस को देख रहा होता है जो उन्हें मिले हुए होते हैं, पुलिस वाले से दिखा रहे होते हैं। पुलिस वाले थोड़ा बहुत अपना होप खो देते हैं, बोलते हैं कि शायद वो नहीं भी मिल सकती है, हो सकता है उनका एक्सीडेंट हो गया हो। तो सायन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बस आपको सर्च करना चाहिए, और वैसे भी हमें अभी तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली है तो उसका सर्च करते रहिए। फिर सायन पूछता है कि अभी तक सर्च वारंट का कुछ नहीं पता चला। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि वो अभी कोई अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो आपकी वाइफ है फिर भी ऐसा ही हो रहा है। तो सायन बोलता है कि वो भी एक सस्पेक्ट है जिसे पता है सारी चीजों के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप वारंट ले सके, और वैसे भी मेरे पास कुछ है जिससे मैं करवा सकता हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं सायन के पापा को जो सारी सच्चाई को मान रहे होते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ है कि मेरा बेटा था जो काफी ज्यादा ही बीमार था। वो थोड़ी बहुत झूठी झूठी कहानियां बना रहे होते हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पर जो रिपोर्टर होता है ह्योक, वो पूछने लग जाता है कि आपका जो बेटा था उसने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए क्यों सर्चिंग ना करी, और वो सिर्फ रिवेंज क्यों चाहता है सायन से, मैं इस चीजें पूछना चाहूंगा। सायन के पापा जवाब दे रहे होते हैं वहाँ पर उस चीज को टालने के लिए। तो ह्योक बोलता है कि आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है कि जो सायन को थ्रेट्स आते थे वो सारे इसी सायन से आते थे, और वो एक वॉइस नोट भी सुनाता है और वो दोजी की आवाज होती है। दोजी बता रहा होता है इसमें कि पहले मुझे रियल सायन लगा था कि वो भी एक विक्टिम है, जैसे मेरा भाई मरा था रियल सायन से, तो मैंने उसका पीछा करा था और मुझे पता चल रहा था कि वो शायद विक्टिम है क्योंकि वो उसी घर में गया था जहाँ पर मेरा भाई भी गया था। फिर मैंने उसे मैसेज करा था कि तुम कौन हो और तुम्हें सायन से क्या रिलेशन है और तुम उससे क्यों ऐसे ढूंढना चाह रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले आ रहे होते हैं। फिर ह्योक की जब वॉइस नोट चल रही होती है तो सायन के पापा जो है इशारा करते हैं उसको बंद करवाने के लिए, पर वो फिर भी वॉइस नोट चल रहा होता है और उसमें दोजी बताता है कि जो सायन के दादा है उन्हीं ने ही उसको डुबाया था वहाँ पर। ह्योक का फोन वो छीन रहे होते हैं तो ह्योक बोलता है कि आप छीन सकते हो पर क्या होगा, क्योंकि वैसे ही पुलिस के पास ही रिकॉर्डिंग आ ही चुकी है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सायन की मम्मी के पास जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि किस चीज के लिए अरेस्ट कर रहे हो। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको हम सायन के ग्रैंडफादर के मर्डर करने के लिए उसके जुर्म में गिरफ्तार करते हैं, और वो उसको हथकड़ी पहनाकर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हम हीजू की मम्मी को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही दुखी होती है और हीजू को फोन करती है पर फोन लगता नहीं है, और वो बोल रही होती
होती है कि मुझे लगा था अगर मैं तुम्हारी केयर करूंगी सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा ही बुरी हालत में। वो अपने पापा को सुना रही होती है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हीजू की मम्मी आती है और बोलने लग जाती है कि देखो सान की मम्मी जो है मर्डर के लिए वो हो चुकी है जेल में, तो क्या ये हीजू तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज होता है तीनों के तीनों। फिर दूसरी तरफ हम सान की मम्मी को देखते हैं जो बैठी होती है वहाँ पर, और उसको लगता है कि वो उसे ऐसे ही ले आए हैं। तो पुलिस वाले से पूछती है कि आप मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हैं, कि आपके पास कोई एविडेंस है कि मैंने किसी को कुछ करा है या मैंने ही सान के ग्रैंडफादर को माना है, आपके पास है कुछ ऐसा। तभी पुलिस वाले अपनी प्लेस से उठते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं सान को जो आ रहा होता है अंदर की तरफ। जब तक पुलिस वाले उसको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं कि कौन सा एविडेंस है, और वो काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है। सान रूम में आता है और वो एक रिंग को दिखाता है और बोलता है कि ये जो रिंग है मुझे ग्रैंडफादर ने दी थी और मैंने उनको उसी दिन वापस कही थी जिस दिन वो हॉस्पिटल के बेड पे थे और मर गए थे। और हम फ्लैश में देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर होते हैं बेड पर, और वहाँ पर सान उसको वापस से रिंग पहनाकर बाहर की तरफ चले जाता है। तभी वहाँ पर सान की मम्मी आती है वापस, और सान के ग्रैंडफादर वहाँ पर जगे हुए होते हैं। तो उसकी मम्मी बोल रही होती है तो आपको रिग्रेट होता है कि आपने मेरे बेटे को बाहर दूर की तरफ भेज दिया और अपने बेटे को यहाँ पर लिया है, आपको कैसा लग रहा है। वो ग्रैंडफादर सान के बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं करते और बोलते हैं कि जो भी मैंने करा है वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करा है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो ऐसा अपने लिए बोल रहे होते हैं। तो सान की मम्मी बोलती है मुझे पता था आप बिल्कुल भी नहीं मानने वाले अपनी गलती, तो इसलिए अब मैं चाहूंगी कि मैं आपको यहीं पर ही सॉरी बोल चुकी हूँ। और वो उनका तकिया लेकर उनको दम घोट के मार देती है और ये चीजें उनकी रिंग रिकॉर्ड कर लेती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सान बोलता है कि जो लोग होते हैं अपने मरने के टाइम पे है अपनी सारी चीजें बोलते हैं जिन्होंने काम करे होते हैं, तो तुम्हारे भी जो सीक्रेट्स थे वो सारी चीजें आ चुकी है। पर सान की मम्मी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी ये जो कर रहे हो तुम फिर भी हीजू को ढूंढ पाओगे, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। सान बोलता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो हीजू के बारे में पूछने लग जाता है। और हम देखते हैं पुलिस वाले जो हीजू के लोकेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके फोन के थ्रू। तभी सान की मम्मी बोलती है कि चलो मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ, अगर मैंने सच में ही उसको किडनैप करा है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी बॉडी को अभी तक फाइंड नहीं कर पाए हो तो वो जिंदा होगी, और अगर वो जिंदा होगी तो मेरा क्या रीजन है उसको जिंदा रखने का। तो सान की मम्मी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसको कैसे इस तरीके से जिंदा रख रखा है। और हम फ्लैश में देखते हैं जब कार का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर उसके मम्मी का सेक्रेटरी पहुंच जाता है और वो रियल सान को निकाल लेता है कार से। फिर वो फोन में बात करता है कि हीजू का क्या करना है, और उसे कोई इंसान बोलता है वहाँ पर क्या करना है, और फिर वो जाता है और हीजू को देख रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद सान की मम्मी बोलती है कि मुझे पता है तुम उसको जिंदा ही रखोगी, क्योंकि तुम मेरे लिए उसे जिंदा रखोगी, क्योंकि तुम चाहोगी कि मैं उसके लिए रोता रहूं और अपनी सारी चीजों के लिए गिल्ट मानता रहूं कि मेरी गलती है कि वो मर गई है, तो मुझे टॉर्मेंट करना चाहती हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है उसे देखकर। पुलिस वालों को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो भागते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में जिसमें सान की मम्मी आती है हीजू के पास और वो देखती है उसने खाना नहीं खाया, तो फिर बोलने लग जाती है कि तुम कुछ भी क्यों नहीं खा रही हो, क्योंकि तुम मरना चाहती हो। तो हीजू बोलती है कि हाँ मैं मरना चाहती हूँ। तो पूछने लग जाती है क्यों, तो हीजू बोलती है क्योंकि तुम मुझे पता है उसको टॉर्मेंट करोगी अगर मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम उसे ये करके रहोगी कि तुम्हारी वजह से मैं मर गई हूँ और वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। पर मैं मरना चाहती हूँ तो कम से कम वो इस साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल के बाद कम से कम मुझे भूल जाएगा और अपनी लाइफ में जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सान को देखते हैं जो यही चीजें बोल रहा होता है सेम, कि तुम यही करना चाहती हो मेरे साथ। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता और बताता है कि हमें लोकेशन पता चल चुकी है, और वो सारे के सारे बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं उसके सर्च के लिए। दूसरी तरफ हम सान की मम्मी की सेक्रेटरी को देखते हैं जो सोच रहा होता है। सान की मम्मी ने बोला होता है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम्हें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो अपने प्लेस से उठ के एक जगह जाता है और वहाँ पर जाके वो याद करता है कि उसकी मम्मी ने बोला था कि मेरे बेटे को बचाना, और एक रूम में घुस रहा होता है। फिर उसे ये भी याद आता है कि सान की मम्मी ने बोलता है कि हीजू को मार देना, तो वो हीजू के पास जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम सान को देखते हैं और वो प्रे कर रहा होता है कि तुम वहीं रहना, भी रहना, काफी ज्यादा डेस्परेटली। उसकी मम्मी का सेक्रेटरी जब जाता है तो उसके टैप करता है और बोलता है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं आपको भगाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं हीजू का कलेपल जो भाग रही होती है वहाँ से। वो दोनों ही काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं। हीजू अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और वो काफी चीजें बोल रही होती है कि मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ पर मैं जाना चाहती हूँ बाहर की तरफ। और फिर हम सान की सेक्रेटरी को देखते हैं जो रियल सान के रूम के बाहर होता है। तो रियल सान उठ चुका होता है और बोलता है कि तुम्हें मेरा गेट खोलना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ खेलना है, वो ऐसा बोल रहा होता है। तो सान की मम्मी की सेक्रेटरी जो होता है उसको और ज्यादा ही लॉक करने लग जाता है। जो रियल सान है तो काफी ज्यादा ही चिल्लाने लग जाता है और गेट पे मारने भी लग जाता है, और वो एक चीज को उठाकर मारने की कोशिश करता है, उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो खोल नहीं पाता है। जब उसकी मम्मी का सेक्रेटरी वो चीज को बंद कर रहा होता है कि तभी उसके ऊपर पॉइंट गन होती है और वो सान का पापा होता है। वो ये बोलता है कि जल्दी से इसको खोलो, मैं ये चीज करना चाहूंगा। तो सेक्रेटरी बोलता है कि आप, तो सान के पापा बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था, क्योंकि तुम लोगों को मैंने देखा था एक दूसरे को कुछ इशारे करते हुए। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो भाग रही होती है जंगल में, और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सान के पापा को देखते हैं जो रियल सान को मारने की कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, उस गन को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रियल सान जो होता है वो धक्का दे देता है उसके पापा को और उसके ऊपर पॉइंट गन करता है और बोलता है कि गुड बाय फादर, और बंदूक को उसके सामने रखता है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जिसको एकदम से गन की साउंड आती है और वो उठ जाती है
है। फिर वो छुप रही होती है कि उसे पता होता है रियल सायन आ चुका है और हम देखते हैं रियल सायन को जो आ रहा होता है उसको बुला रहा होता है। वो इधर उधर देखता है और हम हीजो को देखते हैं जो अपने मुंह को बंद कर लेती है। फिर उसे दिखता है कि कोई कार आ रही है तो वो उस तरफ भागने लग जाती है। उसे लगता है वो सायन है और रियल सायन को भी दिखता है कि वो भाग रही है तो उसके पीछे लग जाता है। जब वो कार को रोकती है तो उसे दिखता है कि कोई निकल रहा है क्योंकि उसकी आंखों में लाइट जाती है और वो रियल सायन होता है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और काफी ज्यादा ही रोने भी लग जाते हैं। सायन उसको गोदी में उठाकर अपनी कार में बैठा रहा होता है और उसे बोलता है तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो हीजो बोलती है कि वो यहीं पर ही है, उसके पास गन भी है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम ध्यान रख लेंगे, आप लोग यहाँ से जाने की कोशिश करिए। और वहाँ पर पुलिस वाले फैल जाते हैं और हीजो और सायन वहाँ से कार से जा रहे होते हैं। रियल सायन उनको देख रहा होता है। जब सायन जा रहा होता है कार को लेकर तभी उसको दिखता है कि सामने की तरफ रियल सायन आ गया है और वो पॉइंट आउट कर रहा होता है गन उनकी तरफ। दोनों हीजो और सायन फ्रीज हो जाते हैं और हीजो को रोकती है ना जाने के लिए, पर सायन बोलता है कि तुम यहीं रहना, मैं जाकर आता हूँ। और वो कार से बाहर की तरफ निकल जाता है। वो रियल सायन के सामने जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझसे दुश्मनी, तुम मुझे जो करना चाहते हो करो पर उसको ड्रैग इसमें मत करो। तो रियल सायन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो पर तुम्हें लगता है तुम सच में ही जीते हो। तो सायन बोलता है कि मैं वैसे भी तुम्हें कभी भी हराना नहीं चाहता था, तो और वैसे भी अगर तुम्हें ये चीजें लेनी है तो तुम ले सकते हो। तो रियल सायन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये चीजें करोगे और हीजो के साथ अच्छी जिंदगी जियोगे? तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम चाहता हूँ कि तुम भी वही चीजें सफर करो जो मैंने करी थी और तुम्हें गिल्टी महसूस नहीं होता है। मुझे पता है तुम गिल्टी महसूस करते हो क्योंकि तुम वही हो उसी इंसान के बेटे जिसने मुझे डुबाने की कोशिश करी थी। दूसरी तरफ से पुलिस आ रही होती है और वो देखती है कि कार रुकी होती है तो वो रिपोर्टिंग करने लग जाता है। फिर हम रियल सायन को देखते हैं जो सायन के पास आता है, उसके कान में कुछ बोल रहा होता है और वो काफी देर तक बोलता है। जब वो ये बोलता है और पीछे की तरफ हट जाता है तो हम देखते हैं सायन को जो काफी तेज रोने भी लग जाता है, उसके आंखों आंसू आ जाते हैं और वो पीछे हीजो की तरफ भी देखता है। रियल सायन वहाँ पर हंसने लग जाता है काफी तेज और हम सायन को देखते जो रो रहा होता है और हीजो से देख रही होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रियल सायन को पकड़ लेती है, पर रियल सायन अभी भी हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं यही फेस देखना चाहता था, ऐसा ही फेस। और हम देखते हैं सायन को जो अभी भी रो रहा होता है। रियल सायन उसके ऊपर पॉइंट करता है गन पर, फिर वो नीचे की तरफ कर देता है और हंसने लग जाता है। और हीजो को देखते हैं जो उसको देख के काफी ज्यादा शॉक में होती है। और हम हीजो को देखते हैं जिसके आगे ब्लैकआउट आ जाता है और हम उसे कुछ इमेजिन करते हुए देखते हैं जिसमें सायन उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो शादी कर और उससे वो चांस भी मांग रहा होता है। तो हीजो उसमें हाँ करती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं जरूर करूंगी। फिर वो उसके पास जाती है और उसे अपना कन्फेशन भी करती है कि मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद कर जब तुमने मुझे उस कुत्ते से बचाया था। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हमें हीजो की आवाज आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें ये चीज काफी पहले ही बता देनी चाहिए थी, अगर हम बता देते तो शायद हम ऐसे नहीं होते। और हम देखते हैं हीजो को जो इमेजिन करती है कि वो क्रिसमस में अपने घर को डेकोरेट कर रही होती है और वहाँ पर सायन होता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ चीज चल रही होती है। तो वो जाके देखता है कि ओवन में उसने कुछ चीज रखी थी वो जल चुकी है और ये जली चीज देख के वो दोनों हंसने में लग जाते हैं। जो इमेजिनेशन खत्म होने के बाद हम देखते हैं हीजो की आवाज आती है जो बोलती है कि अब वो जब जा चुका है तो मैं काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। और हीजो बैठी हुई होती है वहाँ पर काफी दुखी होती है। फिर वो सायन को फोन करती है पर सायन को फोन नहीं मिलता है और वो रीचेबल भी नहीं होता है। फिर हीजो याद करती है कि सायन का फेस कैसा था उस दिन जब रियल सायन ने उसके कान में कुछ बोला था और वो बोलती है कि उस दिन पता नहीं उसने तुम्हें ऐसा क्या बोला था कि तुमने ऐसा फेस बनाया था और तुम्हारी इतनी दुखी वाली आईज थी। हीजो उस जगह से उठकर दूसरी तरफ जाती है और वहाँ पर फिर हीजो अपने फोन को एकदम से देखती है और उसके फोन में एक इंटरनेशनल कॉल आता है और वो हेलो करके सोचती है कि सायन है, पर जब उसे कोई आवाज नहीं आती है तो वो बोलती है क्या तुम ही हो और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हीजो देखती है किडनैपर जो होता है सायन को गन पॉइंट पे रखता है और एकदम से गोली चला देता है जिसकी वजह से सायन नीचे की तरफ गिर जाता है और हीजो उसके पास रोते रोते आती है और हमें पता चलता है पर ये हीजो का सपना होता है। वो अपनी नींद से जग जाती है और उसे हियोक रिपोर्टर का कॉल आता है। वो बता रहा होता है उसे कि यहाँ पर सायन की सारी जो है एसेट वगैरह डोनेट हो रहे हैं। तो हीजो बोलती है मैं आ रही हूँ, पर हियोक मना कर देता है और हम देखते हैं हियोक को जो रिपोर्टिंग कर रखा होता है उस जगह की और ये भी बताता है कि जो सायन है उसने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन ले लिया है। हम सायन के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके सारे सामान को हटाया जाता है और उसके सारे कलीग्स वगैरह देख रहे होते हैं काफी दुखी की नजरों से। अगली सीन में हम देखते हैं एक मंथ पहले की रिपोर्टिंग में जिसमें हीजो बता रही होती है सायन के बारे में और क्या क्या उसके साथ हुआ है और किडनैपर के बारे में भी। वो ये भी बताती है कि जितनी भी किडनैपर और मर्डरिंग हुई थी बच्चों की वो सारी उसी किडनैपर ने की थी। हीजो अपनी रिपोर्टिंग में ये बताती है कि जो रियल सायन हो उसको ऑन द स्पॉट पुलिस ने गोली मार दिया है। और हम देखते हैं सायन की मम्मी को जो ये न्यूज सुन के काफी ज्यादा ही रोने लग जाती है और वो याद करती है जब उसने रियल सायन को बंद कर रखा था और वहाँ पर वो चिल्ला के बोलता है मुझे बाहर आना है, पर वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद नहीं कर रखा है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इस बात को याद करके वो काफी तेज रोने लग जाती है वहीं पर ही। दूसरी तरफ हम सायन के पापा को देखते हैं जो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने के लिए बोलते हैं। अगर सिर्फ हम हीजो को देखते हैं जो जा रही होती है और आसपास देखते हैं क्रिसमस का टाइम चल रहा होता है, वहाँ पर सब लोग खुशी खुशी उधर जा रहे होते हैं। वो अपने घर पर आती है और वहाँ पर अपने घर की क्रिसमस ट्री को भी सजा रही होती है। फिर हम कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ पर सायन की मम्मी को लाइफ प्रिजन के लिए बोला जाता है, पर उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे डेथ पेनल्टी चाहिए। सायन की मम्मी की सेक्रेटरी को भी
5 साल की जेल होती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सायन को याद कर रही होती है और उसकी फोटो को देख रही होती है जो उसने ट्री में लगा रखी होती है, और वो कहती है कि वो गायब ही हो गया है इस दुनिया से। अगले सीन में हम हीजू को दोजी के पास देखते हैं जहाँ पर वो उससे उसके हालचाल पूछती है, और दोजी बोलता है कि मैंने आपके साथ बुरा करा है, आप पता नहीं मेरे पास ही क्यों आते हो। तो हीजू बोलती है पर वो तुमसे ही सबसे ज्यादा बातें करता था, इसलिए मैं तुमसे ही पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ कोई इसकी बात हुई है। तो दोजी बताता है जो उनकी हॉस्पिटल बेड पे बात हुई थी कि वो रिवेंज लेना चाहता था, पर फिर वो चीज सिर्फ ओरिजिनली थी, उसके बाद चेंज हो गया था प्लान। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं दोजी जब पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तो सायन बताता है कि पहले मैं रिवेंज लेना चाहता था पर अब मैं वो सारी जिंदगी एक इंसान के साथ बिताना चाहता हूँ। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद दोजी बताता है कि वो शायद तुम्हारी बात कर रहा था। हीजू वापस आ रही होती है बाहर, तभी उसको उसके कलीग मिल जाते हैं और वो बातें करने लग जाते हैं जिसमें बताते हैं कि सायन जो थे उन्होंने मुझसे ही सारी चीजें ली थी, ट्राई वगैरह एक गुड हस्बैंड बनने की। जब हीजू ये बात सुनती है तो बोलती है कि मैं और भी आपसे बात करना चाहूंगी, और वो दोनों एक जगह बैठकर सायन की सारी बातों को सुन रही होती है हीजू। फिर हम हीजू को देखते हैं जो अपने पापा को एक जगह पर खाना खाने के लिए लाती है और अपने पापा को पूछती है कि आपको अच्छा लगता है ना, तो मैं आपको यहाँ पर लाई हूँ खाने के लिए। वेट्रेस जब खाना लाती है दोबारा तो वो हीजू के पापा को पहचान जाती है, तो वो उसे वेलकम अगेन कहती है, जिसे हीजू कंफ्यूज हो जाती है और पूछने लग जाती है कि आप यहाँ पर आ रखे हो। तो हीजू के पापा बताते हैं कि हाँ मैं आ रखा हूँ, मैं सायन के साथ यहाँ पर आया था। जब हीजू ये सुनती तो कंफ्यूज आती है और वहाँ पर वो इमेजिन करती है कि सायन उसके पापा को उसी रेस्टोरेंट में लाया था और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हीजू पूछती है कि आप यहाँ पर कब आए थे, तो उसके पापा बताते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन। तो हीजू और भी पूछती है कि और कभी मिले हो, पर वो मना कर देते हैं। हीजू जब घर आती है तो वो देखती है घर खाली होता है और उसका डोरबेल बजता तो उसे लगता है सायन है। जब वो देखती है पर वो इना होती है। इना उसको लेने के लिए आती है पर हीजू मना कर देती है और बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। इना उसे वार्न भी करती है और बोलती है कि तुम्हें भूलना पड़ेगा उसे, पर हीजू बोलती है कि नहीं। हीजू बताती है कि जब तक मैं बेहोश थी तो मुझे पता है कि वो मेरे पास ही था क्योंकि मैं महसूस कर सकती थी उसे। और हम देखते हैं वो हॉस्पिटल बेड में होती है जहाँ पर सायन उसे सोने के लिए बोलता है जब वो अपनी नींद से उठ जाती है। हीजू बताती है इना को कि मुझे लगता है वो कभी भी आ सकता है और अगर मैं घर को छोड़ दूंगी तो वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर। इना उसे बोलती है उसके साथ जाने के लिए और उसे भूलने के लिए, पर हीजू मानती नहीं है और रोने भी लग जाती है। ये चीज इना को देख के काफी ज्यादा उसे दुख होता है। और हम देखते हैं जब वो घर से जा रही होती है वो याद करती है कि उसे सायन का मैसेज आया था कि उसे कहाँ मिलना है, और वो थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो सोफे पे बैठी होती है और वहाँ पर सायन को फोन करती है, पर फोन लगता नहीं है और वो जा रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है कि एक कॉल आ रही है इंटरनेशनल नंबर से। जब वो हेलो करती है तो वो फोन वापस से कट जाता है। फिर वो दोबारा करती है पर कॉल लगती नहीं है और वो सर्च मारती है तो वो एक जगह का होता है नंबर। वो जगह को देखकर थोड़ी सरप्राइज होती है और अगली पल हम उसे देखते हैं वो ह्योक से पूछती है इसके बारे में। तो ह्योक बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर तो बताती है कि मुझे सिर्फ कॉल नहीं आया था। और हम देखते हैं वो बता रही होती है कि उसे एक मेल आता है इंटरनेशनल से और वो एक उसी जगह का होता है जिसका नंबर होता है, और वहाँ पर एक साइन लैंग्वेज इंटरनेशनल स्कूल को डोनेट करा होता है उसने काफी पैसे। ह्योक जब ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तो हीजू बोलती है कि आपको कुछ पता हो कि वो कहाँ पर जाता हो, तो ह्योक बताता है कि वो एक ऐसी जगह पे जाता था जहाँ का सूरज काफी ज्यादा ही सुंदर दिखता था और वैसे भी वो सारी पिक्चर्स में डालता था, आपको पता ही होगा। जब हीजू ये सुनती है तो थोड़ी सरप्राइज होती है और ह्योक बोलता है कि आप वहाँ जाओगी तो ना वहाँ पर वॉर चल रहा है। पर अगले ही पल हम हीजू को देखते हैं जो जा रही होती है एयरपोर्ट से और वो आसमान में देखती है। फिर हम हीजू को उसी स्कूल में देखते हैं साइन लैंग्वेज वाले में, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे को साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो उसके प्रिंसिपल से मिलती है और पूछने लग जाती है कि क्या जो डोनेशन हुई थी वो इस इंसान ने करी थी। वो साइन की फोटो दिखाती है पर वो प्रिंसिपल मना कर देते हैं और हीजू को उस डोनेशन के लिए काफी ज्यादा थैंक यू बोलते हैं। फिर हीजू उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई सूरज देखने वाली जगह हो, तो वो प्रिंसिपल बताता है पर वो जगह पर प्रिंसिपल मना कर देता है जाने के लिए क्योंकि वहाँ पर वॉर होने की वजह से लोग वहाँ पर सबको मार देते हैं, तो मना करते हैं। पर हम देखते हैं हीजू को जो उस जगह पर चुपके चुपके जा रही होती है। जब वो देख रही होती है कि कोई उसे दिख जाए, पर कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे बांधकर एक कार के अंदर डाल के ले जाते हैं और वहाँ पर और भी लोग होते हैं जो बैठे हुए होते हैं। कार कहीं जा रही होती है किसी डायरेक्शन में, पर वहाँ पर एकदम से ब्रेक लगता है और सारे लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और तभी वहाँ पर किडनैप हुए लोगों को कोई छुड़ा रहा होता है उनकी पट्टी वगैरह बांध के, पर जब वो इंसान हीजू के सामने आता है तो वो रुक जाता है और को बिना पट्टी खोले एक कार में बिठाकर किसी और जगह पर भगाने जाता है। किडनैपिंग वाले लोग उसके पीछे भागते हैं, पर वो जो आदमी होता है कार को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर डार्क होता है और उसके पास से वो कार गुजर जाती है किडनैपिंग वाले लोगों की। हम उस इंसान को देखते हैं वो हीजू के हाथ के पट्टी को काट देता है और उसकी आंखों की पट्टी को खोलता है और वो आदमी कोई और नहीं सायन होता है। सायन जब हीजू को देखता है तो उससे काफी चीजें बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें ढूंढने आऊंगा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उस पर गुस्सा कर रहा होता है, पर किडनैपर्स की कार गुजरने की वजह से वो दोनों छुप जाते हैं दोबारा से और वहाँ पर सायन उसे बोलता है कि इसे तुम्हारी वजह से मुझे हर बार अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग से ही तुम नहीं होती तो मेरा प्लान कभी भी गलत नहीं जाता, पर तुम्हारी वजह से मेरे को प्लान चेंज करना पड़ता है। हीजू जब ये सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, बोलने लग जाती है कि
तुम सारी चीजें प्लानिंग से करते हो पर मैंने कोई चीज प्लान से नहीं करती, बस एक प्लानिंग करी थी कि तुम्हें डिवोर्स देना है पर वो भी नहीं कर पाई। वो रोने लग जाती है ये बातें करते करते। हीजू उसको देख रही होती है, फिर पूछने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों चले गए, तुम्हें बताना तो चाहिए था। और वो याद करती है जब किडनैपर ने उसको कुछ बोला था, तो हीजू से पूछने लग जाती है कि तुम्हें उसने क्या बोला था कि तुम यहाँ से चले गए थे और उसने ऐसा फेस बनाया था। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि सायन को उसने ये बताया होता है कि जो हीजू का भाई है वो तुम्हारे ही पापा ने मारा था क्योंकि उसने मेरा फेस देख लिया था। सायन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है क्योंकि उसी के पापा ने उसके भाई को मारा था, जिसकी वजह से हीजू काफी ज्यादा ही अच्छी जिंदगी नहीं जी पाई थी। और हम देखते हैं सायन को जो उसके भाई को भी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर ईना आती है अपने भाई को देखने के लिए और सायन बोलता है कि क्या हीजू को पता था, तो ईना बताती है कि हाँ उसे पता था। जब ये चीज सायन सुनता है तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। वहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम हीजू को देखते हैं जो बोलती है कि तुमने मुझे सिर्फ इस चीज के लिए छोड़ा था। तो सायन बोलता है हाँ क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा टफ रही थी। काफी ज्यादा ही गिल्टी महसूस करता है पर हीजू बोलती है कि तुम्हें इन चीज के लिए गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें पनिश करना ही है तो वो मैं करूंगी। और वो उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं हीजू और सायन को, जिसमें हीजू उसके फोन को लेके बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये चीज काफी ज्यादा ही पसंद है। और वो उसके फोन में फोटोज को देख रही होती है सूरज के अलग अलग टाइम के और अलग अलग कलर्स के। फिर हीजू बोलती है कि तुम इसी वजह से यहाँ पर आए थे। तो सायन बताता है कि मुझे लगता था कि इस फोटोज को देख के मैं तुम्हें याद कर सकता हूँ और मैं सोचता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा तो तुम्हें देख पाऊंगा इनके जरिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर ही आ जाओगी। फिर जो बोलने लग जाती है कि तुमने उस दिन मुझे कॉल करा था ना, तो सायन बताता है कि हाँ मैंने करा था क्योंकि मैंने सपना देखा था कि तुम सपने में मेरे काफी ज्यादा ही रो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए करा था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं पर ही आ जाओगी। ये जो ये बात सुनकर फिर बोलने लग जाती है कि तुमने मेरे नाम पर डोनेशन क्यों करा। तो सायन बताता है ये वो पेनल्टी है जो मुझे भरनी चाहिए थी। और हम याद करते हैं जब हीजू ने उसे वही कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था और उसमें वो ऐसे मांगती है अगर कोई भी रूल तोड़ेंगे। तो सायन बोलता है कि ये मेरी उसी चीज की भरपाई है और बताता है क्योंकि अब मैं ब्रेक करने वाला हूँ तुम्हें डिवोर्स देकर, और जो रियल सायन था वो नहीं, अब मैं करूंगा तुमसे शादी। ये सुनकर हीजू और सायन एक दूसरे को देख रहे होते स्माइल करते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू और सायन की मैरिज की फोटो और वहाँ पर अलग अलग जगह की फोटोज होती है ट्रिप वगैरह की। उनका घर भी चेंज हो चुका होता है। गेट के बाहर हम सारे उसके फ्रेंड्स वगैरह, कलीग्स वगैरह, रिपोर्टर सबको देखते हैं जहाँ पर वो सारे उनसे मिलने के लिए आते हैं। सायन उन्हें वेलकम करता है जिससे वो सारे अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर खाना देखकर वो काफी ज्यादा ही शौक में होते हैं और पूछने लग जाते हैं कि हीजू ने बनाया है। पर हीजू बताती है कि ये मैंने नहीं, सायन ने बनाया है। ये सुनकर वो सारे के सारे काफी ज्यादा ही शौक में होते हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। फिर सायन कुछ चीज बोलने वाला होता है कि हीजू उसका मुंह बंद कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो कलीग होती है उसका रिंग देखती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है जब उसकी रिंग देखती है। वो सारे काफी अलग अलग बातें कर रहे होते हैं खुशी के। और तभी हॉक पूछता है कि तुमने अपना जो चेंज कर दिया है नाम, ये क्या ट्रू है। तो सायन बताता है कि हाँ ये सही है और वो नाम पूछने लग जाते हैं। तो हीजू बताती है कि इनका नाम है अब पेक यू योन। तो उसका नाम का मीनिंग पूछते हैं जिसका मतलब होता है लव ओनली। ये देखकर वो सारे काफी ज्यादा खुश होते हैं और सांगो और यूरी अपनी मैरिज की भी वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं, जिसे सुनकर वो उनको कांग्रेचुलेट भी करते हैं। जब सब चले जाते हैं अपने अपने घर तो हीजू बर्तन धो रही होती है और सायन आ जाता है उसके पीछे से गले लगा लेता है। तो हीजू से बताती है कि मैंने दोबारा से अप्लाई करा है इंटरप्रेटर के लिए क्योंकि मुझे वो जॉब अच्छी लगती है। तो सायन बोलता है कि अच्छी बात है अगर तुमने करा है, और वो दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल कर रहे होते हैं। फिर हम सायन को उन्हीं अंकल के पास जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर वो उनके सामने खाना खा रहा होता है। पहले उन्हें बताता है कि बीच में मुझे फिश अच्छी लगती थी क्योंकि मुझे वही चीजें याद आती रहती थी, पर अब मैं ये चीज खाना चाहूंगा। और वो खा के बोलता है कि अभी भी टेस्ट वही है। दूसरी तरफ हम मीजू को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है कि मुझे अभी सायन के साथ रहना है, और सायन इसलिए नहीं आया था कि मुझे लगा था कि आप लोग उसे अभी पसंद नहीं करोगे। उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ रह रही हो, पर हीजू बोलती है कि आपको चीजें अभी स्लोली लेना चाहिए, और उसकी मम्मी मान जाती है वाली बात। जब वो घर से बाहर आती है तो इना उसको मिलती है और इना उससे सॉरी मांग रही होती है पिछले पास्ट की चीजों के लिए, पर हीजू से मना करती है और बोलती है कि मैं पास्ट की चीजें भूलना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं पास्ट की चीजों को याद करूंगी तो मैं प्रेजेंट को अच्छे से जी नहीं पाऊंगी, और उसका हाथ पकड़ के उसे कंफर्ट देती है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो रिपोर्टिंग कर रही होती है और वहाँ पर हीजू जो होती है इंटरप्रेटर कर रही होती है। रिपोर्टिंग खत्म करने के बाद वो सायन को फोन करती है पर सायन फोन नहीं उठाता है और वो घर पर जाती है। घर पर जाती है उसको सायन का फोन आता है और वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो। तो सायन बताता है कि मैं यहीं पर ही, और हम देखते हैं सायन के पास दोजी भी होता है सामने जो उसे रिपोर्टिंग कर रहा होता है। हीजू उसको चीजें बोल रही होती है कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आए नहीं हो, पर सायन बोलता है कि मैं आने वाला हूँ, और वो वैसे ही बात करने लग जाता है जैसे वो हीजू से बात करता था जब वो उसे कॉल करती थी। तो हीजू भी उसी मोड पे आ जाती है और उससे बात करने लग जाती है, और सायन उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे हर चीज बतानी चाहिए, अगर तुम्हें कोई भी कंप्लेन करनी है, कोई भी डिमांड वगैरह, तो तुम्हें हर चीज को बताना चाहिए। तो हीजू बोलती है चलो ठीक है मैं करूंगी, और वो उससे पूछती है कि तुम घर कब आ रहे हो। तो सायन बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। फिर हम हीजू और सायन को देखते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर चल रहे होते हैं और वहाँ पर वो अपनी सारी चीजें बता रहे होते हैं
कि वो एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं और वह एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो सीरीज यहीं खत्म होती है। आपको व्हेन द फोन रिंग्स कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को अगर आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसके भी नाम लिखिएगा। अगर आपको जे ड्रामा देखना है जिसमें एक फादर अपनी डॉटर से मिलता है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, तो राइट क्लिक करें, एंड बबली गर्ल और क्यूट बॉस की लव स्टोरी देखने तो लेफ्ट क्लिक करें।